A very good afternoon, everyone. Manish, Prerna, Diksha, Vaishnavi, Vaibhav, Nagalakshmi, Sheikh, Kashish, Omkar, good afternoon. Nikita, Ramjyoti, good afternoon, good afternoon. Good afternoon, everyone. Priya, good afternoon. Bhaskar, good afternoon. Prateek, Anuradha, Parag, विकास, गुड आफ्टरनून. जल्दी से कनेक्ट हो जाइए. ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए. कंफर्टेबल हो जाइए. यस. थैंक यू शेख. नमस्ते नेहा. प्रेमल हाय. मेघना गुड आफ्टरनून. पराग, सब लोग कनेक्ट हो गए क्या? यहां तक किसी को किसी भी टॉपिक में एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो. कोई भी डाउट हो तो बताइए. गुड आफ्टरनून सलोनी. ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड निखिल. ग्रेट. नो सर, कोई डाउट नहीं है. क्या बात है. तो हमने पिछली बार मनी मार्केट कंप्लीट किया था. उसके बाद कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था. कैपिटल मार्केट में हमने इक्विटी मार्केट कंप्लीट किया था. और हम अभी इस समय पर डेट मार्केट में थे. इस समय पर हम कहां पर हैं? डेट मार्केट में हैं. शुरू करें क्लास? शुरू करें. डेट मार्केट के बारे में. डेट मतलब किसी से लोन लेना. डेट मतलब किसी से लोन लेना. तो एक बार एक अच्छे से प्यारे से लड़के ने एक सुंदर सी कन्या से पूछा. सुंदर सी कन्या से पूछा कि क्या मैंने आपसे कोई लोन ले रखा है? तुम लोग जाग नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें जगा रहा हूं. एक सुंदर से लड़के ने एक सुंदर सी लड़की से पूछा कि क्या मैंने आपसे कुछ लोन ले रखा है? लड़की ने बोला, वाई, ऐसा तो नहीं है. तो कह रहा है कि फिर मेरा आप में इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? वाई माई इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग. तो हम इसी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं. डेट मार्केट के बारे में. क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे थे और आप लोग को जगाने के लिए इतना बेकार सा पंच मारना पड़ा. पर ठीक है. वाह सर, क्या बात है. वाह वाह वाह, मजे आ गए. तो लड़कों, तुम्हारे लिए पंच लाइन बता के जा रहा हूं आज, है ना? कि क्या पूछोगे कि क्या मैंने आपसे कुछ लोन ले रखा है? लड़की कहेगी नहीं. क्यों? ये लड़कियां तुम भी ऐसा कर सकती हो, वाइस वर्सा, बोथ बोथ जेंडर्स. आप में मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है. थैंक यू. अब एक बार अगर आप लोग जाग गए हों और मेरे इस पंच के साथ आपके मन में, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई हो, तो स्माइल के साथ क्लास को स्टार्ट करें क्या? एक बार सब लोग लिख दीजिए, स्माइल के साथ 90% प्लस एक्यूरेसी इन इकोनॉमी. एक्यूरेसी इन इकोनॉमी. इंडिया कल T20 वर्ल्ड कप जीत गया भाई, फाइनल.
Proud to be an Indian, always. स्लो नहीं करी सर, आई विल डू दिस, ही ओके, मारेंगे अगर एग्जाम के प्रिपरेशन में कुछ भी किया। चलने स्टार्ट करें। यस सर, शैल वी? ओके, तो हम डेट मार्केट पढ़ रहे थे, हमने वहां पे फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा, फाइनेंशियल डेट पढ़ा, नॉन फाइनेंशियल डेट पढ़ा, फिर हमने बॉन्ड्स के टाइप पढ़े। बॉन्ड्स के टाइप में हमने ये समझा फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड क्या होता है, फ्लोटेड रेटेड बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, और हमने एलिफेंट, ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, ईएसजी बॉन्ड, ये सब हमने चीजें करी। तो बॉन्ड जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है या जिसने लॉन्च किया है उसके नाम पर बॉन्ड का नाम रखा देते हैं। बॉन्ड का काम वही है, काम सेम है, नाम अलग अलग है, काम सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, यस। ओके, चलिए अब मजाक खत्म हो गया, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेट्स अंडरस्टैंड मसाला बॉन्ड्स। जैसे हम कहते हैं बीड़ी जलैले जिगर से पिया, हम इंडियंस कहते हैं जी हर चीज में आप मसाला ले लो हमसे। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड मसाला को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है इसलिए मसाला बॉन्ड है, नहीं नहीं, इतना भी ज्यादा समझने के लिए मैंने आपसे नहीं कहा था। तो मसाला बॉन्ड क्या है समझते हैं। अच्छा एक चीज है, एक चीज आप समझो, एक चीज समझो, मान लेते हैं $1 इज इक्वल टू, डॉलर का एक्सचेंज रेट मान लेते हैं अभी, $1 इज इक्वल टू लेट से 65 रुपीज है, 65 रुपीज है अभी के लिए, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी चल रहा है लेट से 2026, मैंने किसी फॉरेनर से लोन लिया। कैसे लोन ले सकता हूं? फॉरेनर को बॉन्ड का पेपर दिया और मैंने उससे पैसा लिया। तो फॉरेनर से अगर पैसे लेने तो मैं किस में लूंगा? डॉलर में लूंगा। अच्छा, फॉरेनर को पैसे चुकाने होंगे तो डॉलर में चुकाना पड़ेगा, हाँ या ना? सब लोग विथ मी, विथ मी, विथ मी, यस। तो अगर मुझे फॉरेनर्स को बॉन्ड देना है तो मैंने 2026 में बॉन्ड दिया और उससे लेट से $13 या 13, इसको थोड़ा सा 60 कर लेते हैं, $13 ले लेते हैं, ठीक है। $13 या $15 ले लो, $15 मैंने फॉरेनर से बाय किया, $15 बाय किया, बाय किया मतलब $15 लिया, अपना बॉन्ड सेल किया, तो उस पर इंटरेस्ट रेट था लेट से 2% एक साल के लिए, ठीक है, ठीक है, यस। तो मैंने $15 का लोन लिया, 2% पे लिया एक साल के लिए। अब क्या होगा, जब एक साल बाद मुझे पैसे चुकाने होंगे तो मुझे $15 पे 2% मतलब कितना? $15 का 2% मतलब कितना भाई? बोलो भाई, 15 दूनी 30, कितना? $0.3, $0.3 मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे इसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का नाम का पैसा वापस करना पड़ेगा। लेट्स से $15 प्लस $0.3 प्लस $0.3, ठीक है। तो मुझे इतना पैसा इसको वापस करना पड़ेगा। मैंने लिया कितना था? $15, देना कितना मुझे? $15.3। अच्छा सर, ठीक है। जब मैंने $15 लिया था तो 2026 में एक्सचेंज रेट चल रहा था $1 इक्वल टू 60 रुपीज। तो मुझे कितने रुपए मिले? रुपया में कन्वर्ट करवाऊंगा तो कितने रुपए मिले? मुझे मिलेंगे 15 छक्का 90, 900 रुपीज मैंने बोरो किया था। तो रुपए के टर्म्स में मैंने कितना बोरो किया? 900 रुपीज बोरो किया। लेकिन जब 2027 आया तो डॉलर जो है एप्रिशिएट कर गया और रुपया डिप्रिशिएट करके $1 इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। अब मुझे पैसा कितना वापस करना है? $15.3 इंटू 80 रुपीज। तो रुपया में कितना मुझे जाना पड़ेगा एक्सचेंज करवाने? रुपया कितना देना पड़ेगा मुझे? डॉलर में इतना देना है, पर रुपया में कन्वर्ट करूंगा तो रुपया फिर डॉलर में कन्वर्ट करूंगा फिर दूंगा ना उसको, तो पहले मेरे पास तो रुपए होंगे। तो मुझे कितना रुपए चाहिए होगा डॉलर में कन्वर्ट करवाने के लिए ताकि मैं उसको कितना दे पाऊं? मैं उसको $15.3 दे पाऊं। तो मेरे पास रुपया कितना होना चाहिए सर? $15.3 इंटू 80 रुपीज, इतना होना चाहिए आपके पास। ये कितना आएगा? 8 3 24 4 2 8 5 40 2 42 4 8 1 8 4 12। तो मैंने बोरो किया था रुपया के टर्म्स में 900, दिया कितना मैंने रुपया के टर्म्स में? 1224।
तो सर अगर वैसे हम देखें तो हम रुपया में हमने कितना, देखने में 2% लग रहा है, पर हमने कितना इंटरेस्ट रेट दिया? आप देखेंगे 324 रुपए का डिफरेंस है, 900 पे इंटू 100, तो कितना परसेंट होगा? 9 तिया 27, 9 चौको 36, 27, 9 तिया 27, 5 54, न छक्का 54, 36% इंटरेस्ट दिया मैंने। कुछ समझे आप लोग? कुछ समझे आप लोग मैं जो समझाना चाहता था? मैंने डॉलर में बाय किया है, डॉलर में बोरो किया है, तो मैं डॉलर में ही वापस करूंगा। मेरे इंडिया में डॉलर तो काम नहीं करेगा, तो डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करवाया, तो 900 रुपीज मैंने बोरो किए थे रुपया में। अब मुझे देने कितना था? $15.3। पर क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो मुझे अपने 1224 रुपए को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके वो $15.3 में कन्वर्ट होगा और मुझे उसके पैसे, मैं उसके पैसे वापस करूंगा। देखने में लग रहा है कि 2% है, एक्चुअल कितना मैंने वापस किया है? 36% वापस किया है। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रिस्क। और ये एक्सचेंज रिस्क किसे झेलना पड़ रहा है? ये एक्सचेंज रेट किसे झेलना पड़ रहा है? भाई मैंने बॉन्ड इशू किया है, तो जो बॉन्ड इशू करता है या जो पैसा बोरो करता है, उसे ये एक्सचेंज रेट का रिस्क बियर करना पड़ता है। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? मतलब डॉलर में लेंगे तो डॉलर में देंगे, एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो उसका रिस्क किसको झेलना है? जिसने बोरो किया है उसको झेलना है। यानी अगर बॉन्ड मैंने इशू किया है तो मुझे झेलना है ये रिस्क। अब आप एक बात समझो, हो सकता था ये $1 60 था, ये $1 40 भी जा सकता था, ये $1 40 भी जा सकता था। भाई एक्सचेंज रेट है, किसी भी तरह से आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। मतलब रुपया वीक भी हो सकता है, रुपया स्ट्रांग भी हो सकता है, रुपया स्ट्रांग भी हो सकता है। अगर $1 40 हो जाता तो फिर मुझे 15.3 के लिए कितना देना पड़ता? सर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कितना आएगा भाई? 4 3 12, 1 4 पंचे 20, 1 21, 2 4 गम 4, 4 2 6। ठीक है, तो मुझे फिर 612 रुपए ही लगते। यानी मैंने बोरो किया था 900 और वापस करना पड़ता 612। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें रुपया स्ट्रांग हो गया है, एक्सचेंज रेट कम हो गया है। तो एक्सचेंज रेट का रिस्क क्या है? मुझे अच्छा भी हो सकता है मेरे लिए, खराब भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हमने रुपया को डॉलर के मुकाबले डेप्रीशिएट करते हुए देखा, यानी रुपया का वैल्यू कम होगा। रुपया का वैल्यू कम होगा तो अगर $1 पहले 60 रुपीज है तो बढ़कर $1 80 रुपीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यही तो रिस्क है भाई, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, पर ये रिस्क तो है। अब आपको फ्यूचर तो पता नहीं है कि इधर से इधर जाएगा या उधर से उधर जाएगा, करेक्ट? तो 60 से 80 होगा या 60 से 40 होगा, तो ये एक्सचेंज रेट का रिस्क है। तो अगर मैं आपको कह दूं, अगर मैं आपको कह दूं कि मैं अब से फॉरेनर से पैसा बोरो करूंगा, तो फॉरेनर को बोलूंगा कि भैया आप मुझे रुपया में दो, मैं आपसे 900 रुपीज चाहता हूं। मैं आपको 2% का नहीं, मैं आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आपसे रुपया में बोरो करना है और मैं आपको पैसा रुपया में वापस करूंगा। 900 का 7%, 9 चौको 9 सत्ते 63, यानी कितना रुपए होगा? 963 रुपीज। ठीक निकाला मैंने? आप एक बार देख के बताते जाना। 7 63 बिल्कुल ठीक है, यस 7%। ठीक है, तो 963 रुपीज मुझे वापस करना है, तो मैं 900 बोरो करूंगा, 963 रुपीज वापस करूंगा। यानी फॉरेनर से मैंने कहा कि आप अब ये आप देखो कि एक्सचेंज रेट क्या है, मुझे अपने सर पर एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं चाहिए। तो फॉरेनर क्या करेगा? फॉरेनर को 900 रुपीज देने हैं, तो फॉरेनर कहेगा ठीक है भाई, अभी $1 इक्वल टू 60 रुपीज चल रहा है, तो ओके, आई एम गिविंग यू $15। तो मैं खुद जाऊंगा,
$15 को रुपया में मैं खुद चेंज करवाऊंगा, आपको चेंज नहीं करवाना है, और आपके हाथ में क्या दूंगा, आपके हाथ में 900 रुपीज दूंगा। फिर जब आप मुझे 963 रुपीज दोगे, तो वट एवर द एक्सचेंज रेट विल बी, आई विल कन्वर्ट, फॉरनर विल कन्वर्ट इनटू डॉलर एंड ही विल कीप इट। मतलब दिस टाइम क्योंकि मैंने रुपया में बॉन्ड इशू किया है, मैंने फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू नहीं किया है, मैंने रुपया में बॉन्ड इशू किया है, मैं रुपया में पैसा वापस कर रहा हूं। आई एम नॉट बियरिंग, हु इज नॉट बियरिंग, हु इज द बॉन्ड इशुअर, बॉन्ड इशुअर या बोरोवर इज नॉट बियरिंग द एक्सचेंज रेट रिस्क। Who is bearing the exchange rate risk? The foreigner are bearing. Why foreigner will bear? Because I am offering him a greater interest rate. In advanced countries, people are giving only 2%, 3% interest rate. So bond yield in the foreign nations, in the developed countries, is very, very low. On the other hand, India is giving a much more interest rate. So India is offering much more interest rate. That's why foreigners will be willing to buy our bonds, and they are willing to take this risk of exchange rate. So when we issue our bonds in rupiah denomination, this bond is called as masala bond. Masala bond. Understood why masala bond? Why masala bond? Because I don't want to offer a bond which is in the dollar or which is in the foreign currency. Why? Because I am not willing to take the exchange rate risk. Then who will bear? The foreigner, the creditor. आप सही बोल रहा हूं? The creditor will bear the risk of exchange rate. किसी को मसाला बॉन्ड नहीं समझ में आया हो तो बोलो, masala bonds are rupiah denominated bond, so that the issuer of the bond is not taking the exchange rate risk. हाँ भाई, anybody, any issue, anywhere. क्या बात है, anybody, any issue, anywhere. अब से यही कहूंगा हर बार. पक्का सबको क्लियर है? यस, सबको क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है. लिख लीजिए भाई, फिर इसी बात पे लिख लीजिए इसी बात पे. These rupiah denominated bonds issued outside India to borrow money for Indian companies, they are rupiah denominated bonds. We will take the money in rupiah, we will give the money in rupiah, and after that you want to convert that rupiah into other currency, that's your headache, it's not my headache. Anybody, any issues anywhere? लिख लीजिए 2015 में आरबीआई अलाउड इंडियन कंपनीज टू लॉन्च सच मसाला बॉन्ड्स. 2015 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस आरबीआई के अलाउंस के बाद. 2017 में 2017 में नाहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इशूड मसाला बॉन्ड इन लंडन स्टॉक एक्सचेंज टू मोबिलाइज मनी फॉर इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स. इन 2019 केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इशू मसाला बॉन्ड्स. इट्स केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड issued masala bond at London Stock Exchange. बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं. हाँ, क्रेडिटर जो पैसा दे रहा है ना, वो बियर करेगा. मैं तो पैसा ले रहा हूं, बॉन्ड इशू करके पैसा ले रहा हूं, आई एम द डेटर. सो बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स टू द कंपनी. याद है जयेश? इतना लिख लीजिए, फिर बताएंगे आगे. मेरा मेल आईडी very simple, admin@hopetushant.com. कोई भी शो यहां पर भेज दीजिए, admin@hopetushant.com. तो हमारा जो भी डोमेन है hopetushant.com, उसमें admin@ डाल दीजिए, मेल आईडी आप मेल कर सकते हैं.
किसी को मसाला बॉन्ड समझ ना आया तो बोलो। शुरुआत की क्लासेस में कोई बोल रहा था सर मसाला बॉन्ड बता दो, आज मैं मसाला बॉन्ड बता रहा हूं, अब पूछो मुझसे डाउट, अब पूछो, कोई डाउट हो तो, मैं होने ही नहीं दूंगा। टी शर्ट की क्या हालत हो रखी है मेरी। यस। अब शादी करनी पड़ेगी। जस्ट किडिंग। टी शर्ट पे प्रेस। प्रेमल आपको समय के साथ सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। डन। नीचे लिख लो, वर्ल्ड बैंक सिस्टर एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन launched masala bonds to help Indian public sector and private sector companies. हाँ बिल्कुल खरीदते हैं सिमरनदीप, क्योंकि उनको भी फायदा होता है। एक्सचेंज रेट का रिस्क लेना बोथ फेज है ना सिमरनदीप, तो इतना रिस्क फॉरेनर्स बेयर कर देते हैं, क्योंकि रिस्क लेने के बाद भी उनको जो उनकी कंट्री में मिलता है उससे ज्यादा इंडिया वाले ऑफर कर ही देते हैं। इन एनी केस आफ्टर बियरिंग द एक्सचेंज रेट ऑल्सो, after bearing the exchange rate also, foreigners earn money more than what they were earning in their home countries. That's why understood सिमरनदीप। हमारे मसाला बॉन्ड कोई खरीदता होगा, बिल्कुल खरीदते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता उस चीज का जितना वो एक्सचेंज रेट बियर करने के बाद भी वो कमा लेंगे हमसे। यस ओके, चलिए ये डन है, ये डन है, मसाला बॉन्ड डन है बिल्कुल। अगर इंडिया ने आउटसाइड इंडिया इशू किया तो मसाला बॉन्ड बोलते हैं। अगर कोई नॉन इंडियन बाहर वाला इंडिया में करता है तो उसका महाराजा बॉन्ड बोलते हैं। वही सेम काम अगर कोई बाहर वाला इंडिया में करता है, जो इंडिया ने रुपी डिनोमिनेटेड किया था, बाहर वाला रुपया डिनोमिनेटेड बॉन्ड करेगा, इंडिया में इशू करेगा, उसको हम महाराजा बॉन्ड बोलते हैं। जब कोई बाहर वाला अपनी करेंसी में, फॉर एग्जांपल चाइना अपनी करेंसी में इंडिया से करे तो पांडा बॉन्ड बोलते हैं। आउटसाइड चाइना में जाइए और युआन में करके तो उसे पांडा बॉन्ड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में करेंगे तो कैंगरू बॉन्ड बोलते हैं। ताइवान में जाएंगे तो फॉर्मोसा बॉन्ड बोलते हैं, फॉर्मोसा बॉन्ड बोलते हैं। तो इंडिया वाले अगर बाहर रुपया में डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करे तो मसाला बोलते हैं। नॉन इंडियंस अगर इंडिया में रुपया डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करे तो महाराजा बोलते हैं। अगर कोई बाहर वाला चाइना में युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करता है तो पांडा बॉन्ड बोलते हैं। कोई बाहर वाला ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करता है तो कैंगरू बॉन्ड बोलते हैं। एंड सो फॉर ताइवान इज कॉल्ड फॉर्मोसा बॉन्ड। तो हम बाहर करेंगे तो सबको मसाला बोलेंगे, अब बाहर वाले रुपया में हमारे यहां करेंगे, रुपया डिनोमिनेटेड हमारे यहां करेंगे, महाराजा बोलेंगे। बाहर वाले चाइना में चाइना की करेंसी में करेंगे तो पांडा बोलेंगे। जैसे इंडिया की करेंसी में किया तो महाराजा बोला हमने, चाइना की करेंसी में कोई किया बाहर वाला तो पांडा बॉन्ड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर किया तो कैंगरू बोलेंगे, ताइवान फॉर्मोसा बोलेंगे। एक बार बोल दी जल्दी से, क्लियर है, डन है? यस सर। लास्ट पेज की लास्ट लाइन बिल्कुल शो कर रहे हैं, ये लिख लो जब तक निखिल, आई शो द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट पेज। डन है बिल्कुल, ये है लास्ट लाइन। वर्ल्ड बैंक सिस्टर एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड मसाला बॉन्ड टू हेल्प इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। बस दिस इज अबाउट द मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड समझ में आ गया सबको? ग्रेट। अब आता है, अब आएगा श्योरिटी बॉन्ड। अब आएगा श्योरिटी बॉन्ड, तो हेडिंग डालिए श्योरिटी बॉन्ड।
श्योरिटी बॉन्ड। बट वाई श्योरिटी बॉन्ड, वाई समझना जरूरी है। बैंक गारंटी पहले से अवेलेबल है हमारे पास, तो बैंक गारंटी को छोड़कर हम श्योरिटी बॉन्ड में कैसे आ गए, ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ये हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ये बैंक गारंटी श्योरिटी बॉन्ड किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मैं नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, मुझको चाहिए घर, अपना घर। अपना घर, तो मैंने अपना घर बनवाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्टर से मैंने कहा कि साहब मुझे कुछ इस तरह का घर बना के दे दो। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी सर आप बोलो, हम बना के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे इस क्वालिटी का घर चाहिए और इस टाइम पर घर चाहिए, इस क्वालिटी का इस टाइम पर इस बजट में मुझे घर बना के दे सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी जी बिल्कुल, जी जी क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्टर साहब इतना मासूम मत समझिए मुझे, मैं आपके इस जीजी जीजी के चक्कर में नहीं आने वाला हूं। आप मुझे कहीं से ये गारंटी ला कर दो, कहीं से गारंटी ला कर दो कि अगर आपने जिस क्वालिटी को प्रॉमिस किया है, जिस टाइम पर प्रॉमिस किया है, जिस बजट में प्रॉमिस किया है, अगर आप मेरा घर नहीं बना पाए तो फिर आपको, कॉन्ट्रैक्टर को, उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारी जबान से सिर्फ बात नहीं चलेगी। हाँ टिचकुले सचिन टिचकुले नाम था ना अक्षय कुमार का वाली मूवी में, कॉन्ट्रैक्टर साहब। हाँ सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मेरा घर बनाने का मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, आई वॉन्ट अ गारंटी फ्रॉम यू that you will give me this quality at you will give me this house at this time and in this budget। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर साहब जाओ गारंटी लेके आओ। तो कॉन्ट्रैक्टर भागते 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 गया बैंक के पास। बैंक से बोला कि बैंक गारंटी चाहिए मुझे, मुझे इनका काम लेना है और मैं वाकई में इस क्वालिटी पर, इस टाइम पर, इस बजट में घर बना के दे दूंगा। बैंक तुम इनको गारंटी दे दो। तो बैंक ने कहा कि ठीक है भैया हम गारंटी दे देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बैंक गारंटी। बैंक ने कहा हम गारंटी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गारंटी तो हम दे देंगे कि अगर ये बंदा क्वालिटी, टाइम और बजट पर कॉम्प्रोमाइज करेगा तो बैंक गारंटी दे रहा है कि लॉस की भरपाई बैंक करेगा, लॉस की भरपाई बैंक करेगा। लेकिन बैंक ने कहा कॉन्ट्रैक्टर से कि मैं आपका बर्डन ले रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्टर साहब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए होगी आपसे। तो आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दो, कुछ कोलेट्रल रखो कि आप ये काम करेंगे, और अगर आपने काम नहीं किया ढंग से तो मैं आपकी सिक्योरिटी को बाय, सिक्योरिटी को सेल करके फिर उससे पैसा निकाल के फिर मैं बैंक गारंटी जो दिया है मैंने, फिर मैं उसकी लॉस की भरपाई करूंगा। एट द एंड कॉन्ट्रैक्टर का ही पैसा जाएगा, बैंक थोड़ी अपने पैसे निकाल के देगा, बैंक थोड़ी अपने पैसे निकाल के देगा। तो जैसे मैंने अपना घर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाओ बैंक की गारंटी लेकर आओ, ऐसे ही गवर्नमेंट बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाती है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे सागरमाला हो, भारतमाला हो, गवर्नमेंट के बिगेस्ट बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलते हैं। यानी गवर्नमेंट को भी कुछ बनाना होता होगा तो गवर्नमेंट, मोदी साहब खुद फावड़ा लेके थोड़ी कूद जाते होंगे। अरे वो स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू दिखानी पड़ती है, मोदी साहब झाड़ू थोड़ी मारते होंगे। आप भी मतलब ऐसे मूर्ख मत बना करिए भाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट भी किसे काम देगी, कॉन्ट्रैक्टर को ही तो देगी। और गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर से पूछेगी कि हेलो भैया जाओ कहीं गारंटी लेकर आओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम मुझे इस क्वालिटी का, इस टाइम का, इस टाइम पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दोगे। तो कॉन्ट्रैक्टर किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक गवर्नमेंट को ये गारंटी देगा और कॉन्ट्रैक्टर से क्या करेगा, सिक्योरिटी लेगा, सिक्योरिटी लेगा कि आप ये काम करेंगे, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी को सेल कर कर मैं फिर गवर्नमेंट का पैसा की भरपाई करूंगा। तो बैंक गारंटी थी, लेकिन बैंक गारंटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुन लो, पहले लिख लेना बाद में। बैंक गारंटी बैंक्स देंगे, ये सिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड मतलब आपसे कोलेट्रल रखवाएंगे। अब अगर कोलेट्रल आप रखवाओगे कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर से कोलेट्रल रखवाओगे
क्योंकि आप सिक्योर्ड रख रहे हो, गारंटी दे रहे हो, तो आप कॉन्ट्रैक्टर से क्या रखवा रहे हो? कोलेट्रल रखवा रहे हो। अगर कोलेट्रल रखवा रहे हो तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो कोलेट्रल को रख पाए। अगर वो कोलेट्रल रख देगा तो उसके हाथ में वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। अगर वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी तो वो उस क्वालिटी का उस टाइम पर घर बना के या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट बना के कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो बैंक गारंटी तो थी, लेकिन बैंक गारंटी साथ सिक्योरिटी बॉन्ड में क्यों आए? आप समझिए इस बात को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक गारंटी के साथ क्या है? दे आर सिक्योर्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट हैविंग दैट मच कोलेट्रल। अगर वो कोलेट्रल रख देगा, ही विल नॉट हैव दैट मच वर्किंग कैपिटल। और बैंक गारंटी, लेट्स से कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट 5 इयर्स के लिए है, तो बैंक गारंटी को हर साल रिन्यू करवाओ। हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, उस रिन्यू करवाने में दिक्कत आएगी। दूसरी चीज, बैंक गारंटी में अनकंडीशनल एंड पेबल ऑन डिमांड। अगर गवर्नमेंट कह दे गलती से कि भैया देखो यहां पर मेरी रोड इतनी टूटी हुई है, और बैंक को जाके कंप्लेन कर दे, तो बैंक गारंटी में बैंक क्या करेगा? जितना लॉस हुआ है अनकंडीशनल, चेक वेक नहीं करते हैं, सीधे गवर्नमेंट ने डिमांड किया, गवर्नमेंट को उठाकर पे कर दिया, और किसका नुकसान हो गया? कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो गया, क्योंकि बैंक अपने जेब से तो पैसा देगा नहीं, जाहिर सी बात है कोलेट्रल जो रखा हुआ उसी से पैसे निकाल के देगा। तो ये अनकंडीशनल था, बिना चेक किए गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कंप्लेंट डाल दी, उठा के पूरा पैसा उनको वापस कर दिया। तो ये बैंक गारंटी में कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्टर डर रहा है। क्यों डर रहा है? कोलेट्रल रखना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, रिन्यू कराओ पीरियोडिकली तो झंझट ज्यादा है। झंझट ज्यादा है साउथ वालों, मतलब देयर इज मेनी इश्यूज, देयर विल बी क्या बोले इंग्लिश में, वेरी हार्डशिप्स फॉर रिन्यूइंग इट पीरियोडिकली। और तीसरा, अनकंडीशनल पेबल ऑन डिमांड मींस कि there will be no conditions if the government says that something is not good, this project is not good, this is not of that quality that we have demanded. So bank guarantee, under bank guarantee, bank will give them the amount and they will cover the loss of the government. Yes. So why then surety bonds? Because surety bonds are इंश्योरेंस सेक्टर, ये बैंक्स नहीं करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी करती हैं। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर का है और ये अनसिक्योर्ड होता है। मतलब श्योरिटी बॉन्ड में जो इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी बॉन्ड इश्यू करते हैं, श्योरिटी बॉन्ड इश्यू करते हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी कोलेट्रल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। देन सर, देन व्हाट दे आर टेकिंग? दे आर टेकिंग क्या बोलते हैं उसको भाई? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस में क्या रखा जाता है? इंश्योरेंस में क्या रखा जाता है? एक छोटा सा वर्ड है, बता दो जल्दी से। इंश्योरेंस में क्या रखा जाता है? प्रीमियम। थैंक यू। प्रीमियम पे करना पड़ेगा किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बस। वेरी गुड। तो यहां पर बैंक के पास कोलेट्रल रखना पड़ता था, पर यहां पे कोलेट्रल नहीं रखना है इंश्योरेंस कंपनी के पास, अनसिक्योर्ड है, पर इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करना है? प्रीमियम पे करना है। जैसे कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस लेते समय आप प्रीमियम पे करते हैं, और आपको प्रोजेक्ट्स की पूरी लाइफ की ड्यूरेशन में कभी भी रिन्यू नहीं करवाना है। एक बार आपने प्रीमियम भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो श्योरिटी पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। और रीइंबर्समेंट तब करती है इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम वैलिड होता है। तो गवर्नमेंट जब कहेगी रोड टूटी हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी के लोग जाएंगे, बाकायदा चेक करेंगे, देखेंगे सब कुछ ठीक है, वाकई में कितना लॉस है, तब जाकर क्लेम को रीइंबर्स करेंगे, क्लेम को वैलिड कहेंगे और रीइंबर्स करेंगे। तो श्योरिटी बॉन्ड्स, व्हाई दे आर replaced bank guarantee? Because surety bonds are much more contractor friendly and much more financially viable. That's why surety bonds. So surety bonds are doing the same thing, but on a very great way. तो आप ये लिख सकते हैं बैंक गारंटी वर्सेस श्योरिटी बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। अब लिख लीजिए, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको श्योरिटी बॉन्ड समझ में आ गए। दैट श्योरिटी बॉन्ड्स मतलब they are also giving the insurance, they are also giving the guarantee to the
गवर्नमेंट। यस, समझ में आ गया? तो बैंक गारंटी थी ना सर, तो श्योरिटी बॉन्ड क्यों? मैंने दोनों चीज समझा दी, साथ में श्योरिटी बॉन्ड भी समझा दिए। यस, श्योरिटी में इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ लिखा तो है इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ पर बैंक है, यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर है। ये सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ये रिन्यू पीरियोडिकली लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सबके सामने जो लिखा है, दोनों के क्या हैं? डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, बैंक गारंटी एंड श्योरिटी बॉन्ड्स। अंडरस्टूड दिस मच? पक्का समझ में आया? डन। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो गवर्नमेंट है उसे ऑब्लाइजी बोलते हैं, एंड जो श्योरिटी है वो इंश्योरर को बोलते हैं। आप ये तीनों चीजें लिखना चाहें, कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल बोलते हैं, गवर्नमेंट को ऑब्लाइजी बोलते हैं, और जो इंश्योरेंस देगा उसको हम श्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं, जो श्योरिटी बॉन्ड इशू करेगा। डन? पक्का? यस सर। So this is about the bank guarantee and the surety bonds. So hence we have completed this part. चाहे फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड हो, फ्लोटेड रेटेड बॉन्ड हो, जीरो कूपन बॉन्ड हो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, श्योरिटी बॉन्ड्स हो, मसाला बॉन्ड्स हो, या अदर बॉन्ड्स हो, ये हमने सब कर लिए। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं पोल दे रहा हूं आपको, इस सवाल का जवाब दीजिए। वेरी गुड अभिलाषा। सेवेंटी 75% लोगों का करेक्ट है, 25% लोगों का इनकरेक्ट है, और आंसर इन्होंने डी दिया है। तो जिसने आंसर डी दिया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने जीरो कूपन बॉन्ड पढ़ा कल मेरे साथ? क्या वो इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं? क्या उसमें कोई इंटरेस्ट लिखा होता है? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है? 0% होता है। तो क्या वो इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं? नहीं सर। तो ये अगर चौथा गलत है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि बी और डी में आंसर होगा? आप कैसे सोच सकते हो कि बी और डी में आंसर होगा? आप पता कहां पर फोकस कर रहे हो? जो आपको चीज नहीं आती है, मे बी ये दो चीजें आपको नहीं आती है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी आपको ना आता हो, बल्कि मैंने लिखवाया है, मे बी आप भूल गए हो कि ये शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप भूल गए हैं, पर 1-2 में आप फोकस क्यों कर रहे हैं? आप 4 में फोकस कीजिए ना, जो आपने पढ़ा है।
यूपीएससी में एक चीज आप हमेशा समझिए कि आपको सवाल का जवाब निकाल के आ जाना है। अगर सवाल का जवाब निकालने के लिए 2 स्टेटमेंट ही काफी हैं तो 2 स्टेटमेंट से निकाल दो। जरूरी थोड़ी है कि आपको चारों स्टेटमेंट आती हूं। आपको अपनी नॉलेज थोड़ी शो करनी है कि मेरे को चारों स्टेटमेंट आती नहीं ना। आपको 4 पता है कि 4 मुझे आता है, 4 गलत है, 4 एलिमिनेट किया। अब 1 2 या 1 3, 1 तो सही है तो मतलब पता चल गया कि 1 सही है। अब चेक करो 2 एंड 3 में, 3 को चेक करो। कॉल मनी आपने पढ़ा है। कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। एक बैंक दूसरे बैंक को कहता है हेलो, हाँ भैया पैसे चाहिए, याद है आपको? तो कॉल मनी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इंटर बैंक होता है, बिल्कुल होता है सर। थर्ड सही है तो आंसर सी हो गया, आंसर सी हो गया। आपको क्यों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के पीछे पड़ना है? ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये भी शॉर्ट टर्म होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के पीछे आपको क्यों पढ़ना था? अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने 2 चीज पढ़ी थी, कॉल मनी पढ़ा था मान लो, और आपको जीरो कूपन बॉन्ड पता था, इसी 2 से तो आंसर आ गया ना आपका। फोकस ऑन व्हाट यू नो। ऑलवेज यूपीएससी में की ये है कि आप सवाल का जवाब निकालिए ऑन द थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। फोकस ऑन नॉलेज दैट यू हैव, उससे आंसर निकालिए। आंसर निकल आया तो बात खत्म हो जाएगा, आंसर निकल आया तो बात खत्म हो जाएगी। अंडरस्टूड पक्का? तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 1 and 3। तो कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने पढ़ा भी था, हमने लिखा भी था। यस, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। यस, तो आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, चलिए, हमको कॉल मनी पता था। कॉल मनी में एक चीज और लिख लीजिए। अगर लंदन में ये रेट क्या है, कॉल मनी का रेट क्या है? कॉल मनी इज इंटरेस्ट रेट जो कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेते समय पर पे करता है। ये इंटरेस्ट रेट लंदन में क्या चल रहा है, इसको हम लिबोर बोलते हैं, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। और अगर यही चीज मुंबई में है तो हम इसको मिबोर बोलते हैं। यानी कॉल मनी 2 टाइप की कर सकते हो। कॉल मनी को लिबोर और मिबोर में आप क्या कर सकते हो? बाइफरकेट कर सकते हो। लंदन का कि लंदन में आपस में बैंक कैसे कर रहे हैं तो लिबोर, मुंबई में कैसे कर रहे हैं तो मिबोर। मुंबई में ही करने का मतलब मुंबई में नहीं कर रहे हैं, मुंबई वाला फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है यूपी में 2 बैंक मिबोर पर एक दूसरे को लोन देते हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड के 2 बैंक लिबोर पर एक दूसरे को लोन देते हो। तो ये 2 इंटरेस्ट रेट हैं, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट एंड मिबोर इज मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। Average interest rate at which banks in London give short-term loans to each other. Mibor is for Mumbai. लिख लीजिए प्लीज इसको, लिबोर एंड मिबोर। आई होप इट्स क्लियर, इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। नाम में ये इंटर बैंक ऑफर रेट, एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट पर लोन ऑफर करता है उसको ही बोलते हैं इंटर बैंक ऑफर रेट। उसी को हम कॉल मनी भी बोलते हैं। तो अगर लंदन में बैंक कैसे कर रहे हैं तो हम उसको लिबोर बोलते हैं, मुंबई में कैसे कर रहे हैं मिबोर बोलते हैं। यस सर, डन। व्हाट इज नियर मनी? नियर मनी जो मेरे एकदम पास में हो। पास मतलब हाईली लिक्विड एसेट्स, हाईली लिक्विड एसेट्स कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश। याद है, कैश में कन्वर्ट करवाना, लिक्विडेट करवाना। तो नियर मनी इज जिसको मैं जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं गोल्ड एंड प्रॉपर्टी में मुझे बताइए विच इज मोर नियर मनी, नियर मनी कौन सा है? आप क्या कहेंगे? सर गोल्ड है। बिल्कुल, गोल्ड अभी जाके किसी दुकान में रख दूं अपना, अभी ये चेन निकाल के या ये अंगूठी निकाल के किसी की दुकान में रख दूंगा, तुरंत मुझे पैसा दे देंगे, तुरंत बिना कुछ कहे तुरंत पैसे दे देंगे। प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखेंगे कहां पर प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, हजार चीजें देखेंगे। तो गोल्ड कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स व्हाई गोल्ड इज अ नियर मनी। गोल्ड इज नियर मनी। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? तो चलो बाकी सब कॉन्सेप्ट हो गए। तो डेट मार्केट में हमने ये बॉन्ड वाला पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया।
पूरा पार्ट कवर कर लिया। अब भाई अब चलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर। तो बांधो बांधो कमरिया से साड़ी कि आई अब आंटी की बारी। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड में। तो बॉन्ड में मैंने आपको याद दिखाया था मोदी जी से, मैं अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करूं तो मैं प्राइमरी मार्केट में करूंगा। नया नया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पहली बार फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ मिलेंगी? प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में मैं बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बॉन्ड यील्ड का। बॉन्ड यील्ड किस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि भाई सेकेंडरी मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस पर बॉन्ड यील्ड पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड यील्ड कितना होगा। अगर बॉन्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो बॉन्ड का प्राइस बहुत ज्यादा होगा, तो बॉन्ड की यील्ड बहुत कम होगी। लेकिन अगर डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड का प्राइस बहुत कम होगा, तो बॉन्ड की यील्ड बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, यस। तो इसीलिए मैंने कहा था बांधो कमरिया से साड़ी कि आई अब आंटी की बारी। जो हम आंटी हम जिनसे मिल चुके हैं, वो आंटी का नाम है बॉन्ड यील्ड। वो आंटी का नाम है बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड से हम मिल चुके हैं। तो आई होप बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा समझाने वाला नहीं हूं। बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला नहीं हूं। एक चीज आपको बता सकता हूं, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो एक चीज हमने पढ़ रखा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट हो रहा है। क्राउडिंग आउट मतलब कि कॉर्पोरेट सेक्टर विल नॉट बी एबल टू टेक लोन, विल नॉट बी एबल टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। Why they will not be able to borrow money from the market? Because the government securities bond yield is so high that you need to offer your corporate bond at the interest rate which is more than the bond yield of the government securities, and that is not possible. Corporate will not be able to do that because that is not financially viable. So if the government securities bond yield start increasing, corporate sector का crowding out होने लगेगा। एक चीज और समझ सकते हैं बढ़ती बॉन्ड यील्ड से, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो एक रिपरकशन ये हो सकता है कि भाई उसका एक आउटकम ये हो सकता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट होने लगेगा। दूसरी चीजें समझ सकते हैं कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, मतलब कैसे बढ़ेगी बॉन्ड यील्ड? जब इकोनॉमी में लोग डिमांड बॉन्ड की कम करेंगे, सप्लाई ज्यादा होगी, तो बॉन्ड प्राइस कम होंगे, तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी। मतलब लोग इकोनॉमी में डिमांड कम कर रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी में बॉन्ड की डिमांड कम कब होती है? when you demand less bond, and when you have 100 rupees in your hand, so you have two options to invest, equity or bond, but you will not keep money with you. You have to invest in equity or bonds. So if you are investing less in bond, that means you are investing more in equity. And why you are investing more in equity? Because you have understood that the economy is really doing well, and in the longer run, economy is going to boost, GDP is going to increase. And that's why people are not buying bonds, they're buying equity. Because if the economy is going to go upward, company is going to produce more because demand is more. Company is going to produce more, sell more, make more profit, and the company will make more profit, then company will give dividend, good dividends. So if I invest in bonds, my return will be very low. That's why I'm not demanding bonds, I'm demanding the shares. Why I'm demanding the shares? Because I know that economy is really doing well, so my company will also do well, and my company will do well, I'll earn the dividend much more than the bond interest rate. So when economy is in upswing मतलब जब ऊपर जा रही है, upswing, then people do not demand bond, people demand shares, people demand equity. So if the bond yield is high, then I can predict the future. Why bond yield is high? Bond yield is high because the today's population having this mindset or having this future prediction
that the economy is really going to do well in the future. But if the bond yields start decreasing, then what will happen? Why bond yield is decreasing? Because people are demanding bond more. That's why bond price is more and bond yield is less. Why people are demanding bond more? If today we start demanding bond more, which means we are kind of predicting that tomorrow economy is going to be in downswing, and today if economy is going to be in recession, then company will be, destroyed. Company will be, will have very minimum profit, and then company will not be able to give me good returns. So why should I, take the shares? Should I take the shares? No. Why should I take the shares? Because they're not giving the dividends. So I should buy bonds instead of shares. तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने या घटने से इकोनॉमी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या? प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जब भी कोई प्रिडिक्शन सुनता है, जैसे हमारी एक सीरीज है यूट्यूब पर, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एकदम डायमंड सीरीज है वो। पर लोग सोचते हैं प्रिडिक्शन है ये तो तुक्का होगा। अरे प्रिडिक्शन तुक्का नहीं होता है, प्रिडिक्शन रैशनल पर डिपेंडेंट भी होता है। If I'm predicting it correctly, if this is the rationale that you're following, then you can predict the economy 90% accurately, maybe not 100%, but this is also economic prediction only. सर मातृभाषा में भी थोड़ा बोल दीजिए प्लीज। अरे यार तुम लोग, जब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करता हूं तुम कहते हो इंग्लिश मत बोलो सर इतनी, जब मैं हिंदी तो हिंदी बातें करता हूं तो हिंदी नहीं, मैं क्या चाइनीज बोलूं? वांग टुआंग वंजुनांग चुआंग फांग छिया। अब समझ में आ गया? ग्रेट, चलो इसको लिख लो। अब मैं एक चीज और समझाने वाला हूं, अगर ये समझ गए हो तो एक बार ये समझ गए हो तो डन सर बोलो। इंग्लिश, अच्छा ठीक है भाई, अगर ये डन है तो समझ गए हो तो डन बोलो एक बार। हाँ नहीं तो मैं उवांग चुवांग ही बोलूंगा, फिर मत कहना भाई। Now let's understand the Federal Reserve interest rate. Okay, अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये इस टाइप के सवाल यूपीएससी पूछता है, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, करेक्ट? We are living in an interconnected world. This is a globalized society. The whole world is our family. Vasudev Kutumbakam. The whole world is a one family. अगर पूरा विश्व एक फैमिली है तो मगर अगर हम ये कहें आपसे, मगर अगर, वाह सर वेरी गुड, मगर आपसे ये कहूं ये मेरा देश महान इंडिया है, ये मेरा देश महान इंडिया है, और ये एक डब्बा सा देश है जिसका नाम है अमेरिका, यूएसए। यूएसए का सेंट्रल बैंक है एक, जिस सेंट्रल बैंक का नाम है फेड रिजर्व, ठीक है? फेडरल रिजर्व बोल देते हैं। अच्छा, यूएसए में काफी लोग पैसे वाले लोग हैं, बिल्कुल। क्या वो इंडिया में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? करते हैं सर। इनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या इनको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स बोलते हैं। क्या अंतर होता है हम ओपन इकोनॉमी में समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ये अपना पैसा लेकर इंडिया की मार्केट में आते हैं। अच्छा, इंडिया की मार्केट में आके करते क्या सर? ये दो काम करते हैं, या तो ये शेयर्स परचेज करते हैं या तो ये बॉन्ड परचेज करते हैं। अगर मान लो यहां पर कोई क्राइसिस हो गई, सर क्राइसिस हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। यहां पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, यहां पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, तो ये जितने इन्वेस्टर्स हैं ये क्या सोचेंगे कि यहाँ पे जो क्राइसिस हुई है पूरी दुनिया में अब फैलने वाली है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यूएसए एक ग्लोबल पावर है, ग्लोबल लीडर है, तो वो धीरे धीरे डिसीज एक जगह से शुरू हुई है तो डिसीज सब में जाएगी, सबको परेशान करेगी। और यूएसए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया भी था
अगर यूएसए की 31-32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, नंबर 1 पर इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि चौथे नंबर पर इंडिया है। तो यूएसए चाइना तो पहले दूसरे हैं बिल्कुल, और यूएसए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अगर ये बीमारी फाइनेंशियल क्राइसिस वाली पूरी दुनिया में फैलने वाली है तो जाहिर सी बात है ये इंडिया में भी फैलेगी, और इंडिया में फैलेगी तो इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है, जितनी स्ट्रॉन्ग अमेरिका है उतने स्ट्रॉन्ग तो हम है नहीं। क्यों सर? हमारी तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारी तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो है नहीं। अगर उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है नहीं तो यहां पर क्या होगा? इंपैक्ट ज्यादा महसूस होगा। जब ज्यादा इंपैक्ट महसूस होगा तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी सफर करेगी। हमारी इकोनॉमी सफर करेगी तो क्या होगा? यहां पर जिसने अपने शेयर्स में पैसे लगाए होंगे या बॉन्ड में पैसे लगाए होंगे, उनको अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिलेगा, उनको डर लगेगा। तो ये लोग क्या करेंगे? ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये क्या करेंगे? अपना पैसा निकालेंगे जल्दी जल्दी। तो क्राइसिस के टाइम पर क्या करते हैं ये लोग? अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालने लगेंगे। हो सकता है चाइना की मार्केट अच्छी हो, जाके चाइना की मार्केट में अपना पैसा डाल दे। तो ये इंडिया की मार्केट से पैसा निकालते हैं। हम बोलते हैं कैपिटल हमारे घर से भाग रहा है, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। कैपिटल फ्लाइट, हमारे घर से पैसा निकल के जो पैसे लगा रखे हैं लोगों ने वो पैसे निकाल के लोग भाग रहे हैं अपना अपना पैसा। और जब पैसा निकाल के भागेंगे तो पैसा निकालेंगे कैसे? दे विल सेल द शेयर्स, दे विल सेल द बॉन्ड्स। और जब शेयर्स एंड बॉन्ड्स करेंगे तो शेयर मार्केट नीचे क्रैश होगा, और बॉन्ड से निकालेंगे पैसा तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी। तो बॉन्ड की यील्ड कैसे बढ़ सकती है? जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। सर फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट कब बढ़ा दे? जब यहां पर दिक्कत आएगी, जब यहां पर इन्फ्लेशन का खतरा होगा, जब यहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, तो फेडरल रिजर्व कभी कभी क्या करता है? अपने पॉलिसी रेट्स, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अब जैसे ही अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो एक चीज तो ये है कि जो पैसा इन्होंने इंडिया मार्केट में लगा रखा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा पैसा ज्यादा रिटर्न लाकर दे सकती है। तो इन्वेस्टर सोचेगा इंडिया में क्यों लगाएं पैसा, इंडिया में अभी खतरा भी है और यूएस का फेडरल रिजर्व अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो हमको यूएसए की इकोनॉमी में अच्छा पैसा बना लेंगे, हम अच्छा रिटर्न बना लेंगे। सो दे विल स्टार्ट पुलिंग आउट देयर मनी। कैपिटल फ्लाइट होने लगता है हमारे यहां से, जिसकी वजह से जब यूएसए का फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो इंडिया से कैपिटल का फ्लाइट होता है, कैपिटल जाने लगता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है एंड बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? अपना बॉन्ड सेल कर रहे हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, बोलो भाई अंडरस्टूड। तो बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ती है? क्योंकि अपना बॉन्ड सेल करेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी, बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट क्या आपका कंसोलिडेट हुआ? सारे कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट हुए क्या? अंडरस्टूड। इसलिए यहां पर एक बात लिखी थी कि बॉन्ड यील्ड कब बढ़ेगी? जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। तो जैसे ही फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, बॉन्ड यील्ड हमारे देश में बढ़ जाती है। उसका प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि इकोनॉमी नीचे जाने वाली, इकोनॉमी ऊपर जाने वाली, जाहिर सी बात। भाई बॉन्ड यील्ड बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो सभी लोग अपना पैसा पुल करके ले जाएंगे, जिसकी वजह से भाई डिमांड बहुत कम है, सेलिंग बहुत ज्यादा है बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। अच्छा, डिमांड कम क्यों है बॉन्ड्स की? क्योंकि इक्विटी में लोग अपना ज्यादा पैसा लगा रहे होंगे। तो इकोनॉमिक प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि इकोनॉमी ऊपर जाएगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ये प्रिडिक्शन है भाई, ये एब्सोल्युटली नहीं कह सकते हैं ऐसा ही होगा, इसलिए प्रिडिक्शन है, कैन बी एन आउटकम।
तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि कोई क्राइसिस हो, नॉर्मली बढ़ा सकता है। नॉर्मली अपने यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकता, वो बढ़ा सकता है सर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस। और आपने एक टॉपिक पढ़ा था टेपर टेंट्रम, आई होप अब आपको और समझ में आएगा टेपर टेंट्रम। पक्का? यस, ओके, ठीक है भाई। सो दिस इज अबाउट दिस। ओके, तो हमने पूरा का पूरा डेट मार्केट कंप्लीट कर लिया। डेट मार्केट इज डन। लेट्स नाउ मूव टू सम वेरी स्मॉल टॉपिक्स दैट्स कॉल्ड वेज एंड मींस एडवांसेस। वेज एंड मींस एडवांसेस। कॉर्पोरेट सेक्टर का क्राउडिंग आउट बता दो सर। अच्छा एक बार बताओ, अगर लोगों के पास 100 रुपए हैं, या आप इस तरह समझो, अगर लोगों के पास 100 रुपए हैं, गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड सेकेंडरी मार्केट में बहुत अच्छी है, तो 100 रुपए में अपने गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड को बाय करने के लिए डालूंगा ना, ताकि मुझे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सके। लेट्स से गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है 26%, तो मुझे 26% पैसा कमाना है, तो 100 रुपीज में यहां लगाऊंगा तो 126 रुपीज बनेगा। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट होगा, अगर वो अपना बॉन्ड इश्यू कर रहा है, जो बॉन्ड 100 रुपीज का है 8% पर 1 साल के लिए, या ये 18% पर भी होगा, तो भी आप ये क्यों बाय करोगे? आपको जब गवर्नमेंट से 26% मिलेगा, आप कॉर्पोरेट का 18% वाला बाय नहीं करोगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या लोन मिलेगा? लोन नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का? क्राउडिंग आउट हो रहा है। यस, तो उस समय भी मैंने क्राउडिंग आउट बताया था आपको, क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखिए गवर्नमेंट का एक ही काम है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, और हमारी गवर्नमेंट पैसा बहुत ज्यादा खर्च करती है। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपीज आता है तो गवर्नमेंट 120 रुपीज खर्च करती है, तो 20 रुपए ज्यादा खर्च करती है, मतलब 20 रुपए का घाटा होता है। और घाटा ये 20 रुपए खर्च कैसे करती है? यानी डेफिसिट को हमेशा फाइनेंस करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से 20 रुपए बोरो करके लाने पड़ेंगे, तभी गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है 120। भाई मुझे 120 रुपए के समोसे चाहिए, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो पहले मैं किसी से 20 रुपए मांग के लाऊंगा ना 120 रुपए खर्च करने के लिए। तो यानी अगर आपका रेवेन्यू कम है आपके एक्सपेंडिचर से, देन यू विल बी इन डेफिसिट, और डेफिसिट को हमेशा क्या करना पड़ता है? फाइनेंस करना पड़ता है। यानी आपको पैसा बोरो करके लाना पड़ेगा, किसी से पैसा मांग के लाना पड़ेगा। तो अगर ये काम आरबीआई करती है गवर्नमेंट को पैसा देने का, तो इफ आरबीआई लेंड मनी to the government for short term, let's say for 3 months, and at the interest rate equal to repo rate, then this is called ways and means advances. एडवांस मतलब पैसा देना, एडवांस याद है आपको? एडवांस मतलब पैसा देना। ways and means advance is related to whom? RBI. And remember, always remember, this money that is taken by the central or the state government from the RBI under ways and means advances is not counted in fiscal deficit. जो हम आगे फिजिकल डेफिसिट पढ़ेंगे, ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, फिजिकल डेफिसिट में ये पैसा काउंट नहीं करते। तो गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं देती आरबीआई। गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक पैसा फिक्स करके रखती है कि भाई हम इतनी लिमिट तक आपको पैसा देंगे, और इतनी लिमिट तक पैसा आपको 3 महीने में रेपो रेट पे दे देंगे। लेकिन अगर आप बियॉन्ड लिमिट चले गए, ओवरड्राफ्ट कहते हैं हम इसे, अगर आप बियॉन्ड लिमिट चले गए, तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर आपको पैसा दिया, तो फिर हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट +2% होगा हमारा, रेपो रेट +2% इंटरेस्ट रेट होगा हमारा। तो इंटरेस्ट रेट हमारा रेपो रेट +2% होगा। एक बार ये लिख लीजिए प्लीज। वेज एंड मीन्स एडवांसेस is related to RBI giving money, lending money to government in times of need under the interest rate called repo rate. And this money is not calculated in fiscal deficit. Sir, if people pull out their money from India, it will decrease investment. It will cause loss. Then how will economy grow alone with the help of bond yield only? Abhilasha, I told you कि it's not necessary, it's a prediction. So maybe people are pulling out their money. They can pull out their money because of multiple factors. Then also they are not the only person who is investing in India.
There are multiple people, many domestic players is also investing in India. They will buy equity shares and they can, economy is not an outcome of only one factor. Economy is an outcome of multiple factors working simultaneously at a given point of time. So Abhilasha, the thing is this, you're thinking from only one perspective, ki why if they pull out their money, then what will happen? So if they pull out money, then bond yield will increase. बट बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होने के और भी तो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी का प्रेडिक्शन हम कर सकें. यस, फिस्कल डेफिसिट. एफडी इज फिस्कल डेफिसिट, नॉट काउंटेड इन फिस्कल डेफिसिट. एफडी जो लिखा है यहां पर, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये फिस्कल डेफिसिट है भाई. डन सर, गॉट इट. ओके अभिलाषा, ओके, अंडरस्टूड. वेज एंड मीन्स एडवांसेस, बहुत बढ़िया. छोटे छोटे टॉपिक है. अब नेक्स्ट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड. अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एक फंड बनाया है. उस फंड से पैसा निकाल के सेबी क्या करता है? इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाता होगा. तो सेबी रिक्वायर्स स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एनएसई मार्केट से कहता है, स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज से ये बात बोलता है कि आप एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेटअप करो. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स कवर इन्वेस्टर्स नॉन स्पेक्युलेटिव टाइप ऑफ लॉसेस. नॉन स्पेक्युलेटिव टाइप ऑफ लॉसेस का मतलब ये है कि भाई अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया और आपको लॉस हो गया, उसका भरपाई नहीं करेंगे ये लोग. नॉन स्पेक्युलेटिव टाइप ऑफ लॉसेस, इफ द अदर पार्टी इज नॉट डिलीवरिंग द शेयर बिकॉज ऑफ सम कोर्ट केसेस, अगर ऐसी चीजों की वजह से आपको लॉस हो रहा है, उस केस में आपके पैसे की भरपाई इस फंड से की जाएगी. तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑल्सो प्रमोट्स द इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस. इसको तो करता ही करता है, साथ में आपके नॉन स्पेक्युलेटिव टाइप्स ऑफ लॉसेस को भी कवर करता है. तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज को या कमोडिटी एक्सचेंज को एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स और दे विल प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड. ओवरड्राफ्ट डू नॉट काउंट इन एफडी. नो, फिस्कल डेफिसिट में ओवरड्राफ्ट को भी काउंट नहीं करते हैं, यानी जो पैसा आप आरबीआई से लेते हैं उसको भी काउंट नहीं करते हैं. ओमकार, अंडरस्टूड. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड. आगे चले पक्का. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. अगर लेट से मेरे पास 20 एम्प्लॉयज हैं अभी और मैंने अपनी कंपनी में उनको भी अपने शेयर्स दे रखे हैं कि आप काम करो, सैलरी तो लो ही लो, साथ में आपके पास भी कुछ कंपनी के शेयर्स रहेंगे, सो दैट यू कैन वर्क मोर हार्ड. अगर जितना ज्यादा आप वर्क करोगे, कंपनी उतना बढ़ेगी, आपके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉय के पास भी मोटिवेशन रहेगा काम करने के लिए. इसलिए एम्प्लॉय को जब हम शेयर्स दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. Shares may be given to employees to increase their loyalty, motivation for the company. इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में ये बात कही गई थी कि एम्प्लॉइज की लॉयल्टी को बढ़ाने के लिए हर एक कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स दे दे. एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ई सॉप बोलते हैं, ई सॉप. तो आपने कभी शार्क टैंक देखा हो तो इसमें ई सॉप की बात होती है. ये ई सॉप यही है. शेयर प्लेजिंग, जब कोई कंपनी का प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है एज अ कोलेट्रल कि भैया हमको पैसे चाहिए बोरो करने के लिए, तो अगर मैं बैंक के पास जाऊं और अपनी कंपनी के शेयर्स को ही कोलेट्रल रख दूं, तो उसको क्या बोलेंगे? आप शेयर्स को प्लेज कर रहे हो पैसा बोरो करने के लिए. शेयर प्लेजिंग, शेयर प्लेजिंग, शेयर प्लेजिंग.
ये सिर्फ एक सर्कमस्टांस है समझाने के लिए, मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे आप अपने शेयर को प्लेज कर सकते हैं पैसा बोरो करने के लिए, पैसा बोरो करने के लिए। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ रहा है। ईसॉप, शेयर प्लेजिंग, डन। हेडिंग डालिए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड हेडिंग डालिए म्यूचुअल फंड। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? असेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, असेट मैनेज करने वाली कंपनी। तो एक बार की पता है क्या बात क्या है? एक बार की बात है कि बाबू भैया के पास लॉटरी लग गई, बाबू भैया की, पता है आपको? बाबू भैया की लॉटरी लग गई है। बाबू भैया के पास 2 करोड़ रुपया आ गया है। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन बाबू भैया को अब इस 2 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए कमाने हैं, क्योंकि लालची आदमी है ना ये। अब इसको पैसे कमाने हैं और इसको बताया, राजू ने बताया कि राजू ने बताया कि बाबू भैया शेयर मार्केट में बहुत पैसा मिलेगा, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, आपके शेयर मार्केट में पैसे 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हो जाएंगे। तो बाबू भैया बोला, ये राजू मेरे को क्या मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, तुम मुझको क्या बताते रहते हो? तो बाबू भैया ने कहा कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो राजू ने कहा, बाबू भैया तुमको मारेंगे, हमको नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक दोस्त है उसको शेयर मार्केट की नॉलेज है। तो ये तीनों लोग गए एक आदमी के पास जिसके पास शेयर मार्केट की नॉलेज है। इस आदमी ने एक बॉक्स रखा था, इस बॉक्स में जो भी आता और जिसको भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, और ये आदमी उनके बिहाफ पर पैसे इन्वेस्ट करता है, चाहे शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में। तो इस आदमी ने बाबू भैया से कहा कि अपने 2 करोड़ रुपए इस बक्से में डाल दो। तो उसने उस बॉक्स में 2 करोड़ रुपए डाल दिए और बाबू भैया से कहा कि अब आप जाओ निश्चिंत होकर, मैं आपके 2 करोड़ रुपए शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, और जो भी रिटर्न आएगा मैं आपको अपनी फीस कट करके, भाई थोड़ा चार्ज मैं भी लूंगा, अपनी फीस कट करके मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। बाबू भैया ने कहा, वेरी गुड, ये अच्छा भाई आदमी है। इसने क्या किया है, एक बक्सा रखा है, एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स में जो भी आता वो अपना पैसा डाल के जाता, जो भी आता वो अपने पैसे डाल के जाता। तो इसने एक फंड क्रिएट किया, फंड क्रिएट किया जिसमें हम सब लोग म्यूचुअली हम सब लोग मिलकर एक फंड क्रिएट कर रहे हैं। फंड क्रिएट करने के बाद एक आदमी को उसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी देने के बाद वो आदमी हमारे बिहाफ पर वो पैसा शेयर या बॉन्ड मार्केट में लगाता है। इस फंड को, इस बक्से को बोलते हैं, क्योंकि हम सब ने म्यूचुअली ये फंड कलेक्ट किया है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, आज तक पता नहीं आपको किसी ने नाम समझाया कि नहीं समझाया, मैं समझा रहा हूं आपको। म्यूचुअल फंड बोलते हैं इसको, और जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। मैनेजर अपनी फीस काट कर जो भी रिटर्न आता है शेयर से, बॉन्ड से, जो भी पैसे की कमाई होती है, अपने इन्वेस्टर्स को या जिन्होंने फंड दिया है उनको वापस करता जाता है टाइम टू टाइम बेसिस पर, जब वो निकालना चाहें, जब वो निकालना चाहें, जब वो मांगना चाहें। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और ये क्योंकि पैसे को मैनेज कर रहा है, फंड को मैनेज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये क्या है, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो सभी से म्यूचुअली फंड कलेक्ट करके उनकी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाकर उनको हाई रिटर्न्स देते हैं और अपनी फीस को कट कर लेते हैं, अपनी फीस को कट कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब लिख लीजिए, म्यूचुअल फंड इज प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम usually run by an asset management company, like a mediator that brings together a group of people and invest their money in stock and bonds, etc. All mutual funds are registered with SEBI and therefore they are quite safe.
हर खोली में 3 नल होंगे, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का है और एक जिसको नहीं नहाना उसके लिए। वेरी गुड। मूवी पूरे दिल से देखा है। मूवी के सारे डायलॉग याद रखते हैं और याद रहते हैं अपने आप। एक्चुअली रखते थोड़ी है, रहते हैं, क्योंकि हमने बड़े फोकस से देखा होता है। ऐसे फोकस से पढ़िए, आपको ये सब याद रहेगा। सर, इज देयर एनी रेगुलेटेड अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स? ये सेबी क्या कर रहा है? ये सेबी में ही रजिस्टर्ड है, तो सेबी ही तो कर रहा है निखिल। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी रेगुलेट्स देम, तभी तो दे आर क्वाइट सेफ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, मैंने मुड़े जा रहा था, अभी मैं ब्लैक मनी घुमा रहा था। अभी ब्लैक मनी पढ़ाऊंगा अभी आपको, मजा आ जाएगा। ब्लैक मनी को हम घुमाएंगे, ब्लैक मनी को धोएंगे। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? डन। यार राजू और एक्टिंग का 50 रुपया काट रहे, अब मेरा काट, तू मेरा काट। चलो अब ये लिखना शुरू करो। म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी, किसी एक लड़की ने मुझे कहा कि सर मैं सिप करती हूँ, मुझे लगा हो सकता है कुछ पी भी रही हो सिप सिप करके। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, सिप करती हो, क्या सिप करती हो? नहीं सर मैं सिप करती हूँ। मैंने कहा क्या सिप? कह रही सर वो जो पैसे डालते हैं सिप। मैंने कहा सिप नहीं, उसे एसआईपी कहते हैं। एसआईपी, सिप नहीं बोलते हैं। जब किसी का फुल फॉर्म होता है तो उसको पूरा सिप नहीं बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो एसआईपी बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड या एसआईपी। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड मतलब अगर मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, मैंने पूरे के पूरे 5 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट कर दिए। एसआईपी मतलब अगर मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो हर महीने में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करता हूं, हर मंथ में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करता हूं, और ऐसे करके मैं कई महीनों में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड मतलब 5 लाख रुपए एक साथ वन टाइम करना, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है सिस्टमेटिकली 10-10 हजार रुपए करके आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन ऑलवेज डू एसआईपी, प्लीज डू नॉट सिप, प्लीज डू नॉट सिप, एसआईपी कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, on the basis of where your funds are being put, the mutual funds are categorized into equity funds, debt funds, hybrid funds. If the money has been, total money has been put into equity shares of the multiple companies, then it is called equity fund. So some mutual funds can be called as equity funds because whatever the money you will put in that mutual fund, that money will be invested in the shares only. That money will be invested in the share market only. But if it is a debt fund, so some mutual fund will be a debt fund. If that fund is a debt fund, that means all the money will be invested into bonds, debt market, debts, debentures. But if it is a hybrid fund, then it will be a mix of equity and bonds. And if it is a equity linked saving scheme, so mutual funds can be of type of equity linked saving scheme in which the whole money will be invested into the equities, will be invested into the share market, but that money will be locked for 3 years. That money cannot be taken out before 3 years. That's called equity linked saving scheme. And there is also one mutual fund that is called unit linked insurance policy, ULIP bolte hain, ULIP, unit linked insurance policy, ULIP, ULIP बोलते हैं वैसे तो, यूलिप अब नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं भाई लोग, बोलना वैसे चाहिए, ULIP, यूलिप बोलते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इन विच certain amount of money go into the mutual fund and certain amount of money go into the insurance policy. So if you want the mixture of insurance and mutual fund both,
यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू यूएलआईपी, ठीक है, एंड वन इज कॉल्ड ईएसजी म्यूचुअल फंड। तो पहले इतने लिख लो, फिर मैं आगे आपको ईएसजी बना देता हूं, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। जिन कंपनियों का ये अच्छा होगा, उन कंपनियों के बॉन्ड में अगर पैसा, या उन कंपनियों ने अगर म्यूचुअल फंड दिया है उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को ईएसजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। या ऐसे म्यूचुअल फंड वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो एनवायरमेंट, सोशल या गवर्नेंस की पर्सपेक्टिव से अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को क्या बोलते हैं? ईएसजी। आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है मक्खन की तरह? दिक्कत विक्कत तो नहीं हो रही है? चलो ईएसजी लिख लो अब। और कोई म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, तो फिर से बाबूराव राजू से कहता है, ये राजू मेरे को लगता है मेरा पैसा डूब ना जा रहे बाबा। तो राजू कहता है तुम चिंता मत करो, जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे उसका एक रिस्कोमीटर होता है। रिस्कोमीटर? हाँ, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालना चाहते हैं उसका रिस्क क्या है, रिस्कोमीटर शो करता है कि रिस्क क्या है। आपको रिस्क पता चलेगा और उसी हिसाब से आपको डालना है पैसा तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। तो ये बगल में रिस्कोमीटर बना है। लो टू मॉडरेट, मॉडरेट मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई। जिसका रिस्क ज्यादा होगा उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, जिसका रिस्क कम होगा उसका रिटर्न भी कम होगा। ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। ये राजू मेरी एक्टिंग का पैसा मत काटना इस बार, है? ठीक है, ठीक। चल, स्मॉल कैप फंड्स हैव हाई रिस्क, बिल्कुल। मीडियम कैप फंड हैव मॉडरेट रिस्क, लार्ज कैप फंड्स हैव लो रिस्क। ये तो कंपनीज हो गई ना। तो प्रेमल अगर लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैपिटल है उनके पास, तो जाहिर सी बात है उनका रिस्क कम होगा। स्मॉल कैपिटल वाली कंपनी है तो जाहिर सी बात है उनकी स्मॉल कैपिटल है, कभी भी डूब सकती हैं। छोटी कंपनीज हैं तो रिस्क ज्यादा होगा। तो वो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी, स्मॉल कैप, मीडियम कैप एंड लार्ज कैप होता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कैपिटल। ठीक है, हेडिंग डालिए हेज फंड। म्यूचुअल फंड के बाद पढ़ने वाले हैं हेज फंड। और बांधो कमरिया से साड़ी, किया ही अब लॉन्ड्रिंग की बारी। अरे ये तो गाना वाकई परफेक्ट बन गया। हेज फंड, मनी लॉन्ड्रिंग, बांधो कमरिया से साड़ी, की आई अब लॉन्ड्रिंग की बारी। वाह। ये सब गाने सुना के मैं अपनी वाइफ को बोर कर सकता हूँ, आप लोग को नहीं। तो इन फ्यूचर आई विल बोर हर मच मोर देन आई बोर यू गाइस। राउंड ट्रिपिंग एंड हवाला डीलर्स, हेडिंग डालिए हेज फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग एंड हवाला डीलर्स। राउंड ट्रिपिंग के लिए मैंने क्या गाना सुनाया था आपको? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुड़ी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुड़ी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, घुमा रहा था, अभी राउंड ट्रिपिंग कराऊं तो क्या कराऊं। नहीं, बोर नहीं होते क्या? मुझे लगा मैं बोर कर रहा हूं। चलो भाई आ जाओ, ब्लैक मनी, काला धन। काला करते हैं फिर सफेद करेंगे। काला, काला पैसा कैसे आ सकता है? काला पैसा आने के दो तरीके हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम अपने देश की बात कर रहे हैं, और अपने देश, ब्लैक मनी के दो ही मतलब है वैसे भी कहीं पर भी, पर अपने देश में भी बात करते हैं ब्लैक मनी। ये मैं हूं एक प्यारा सा, दुलारा सा, आप सबके लिए और ज्यादा प्यारा सा एक टीचर हूं। ब्लैक मनी मुझे बहुत प्यारी नहीं है, पर क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं आपको समझाता हूं ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी वो मनी है, अगर आप टीचिंग करके, मैं टीचिंग कर रहा हूं मतलब लीगल एक्टिविटी कर रहा हूं, अगर आप लीगल एक्टिविटी करके पैसे कमाते हैं पर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, टैक्स इवेड करते हैं, तो अगर मैंने ब्लैक मनी, कैसे ब्लैक मनी होगी? मैंने कमाया पैसा, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मुड़ती है, खूब पैसे कमाए मैंने टीचिंग करके, तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना, इलीगल काम तो नहीं किया। टीचिंग लीगल है, बिल्कुल लीगल है। मैंने पैसे कमाए, गवर्नमेंट को इतना टैक्स जाना था, गवर्नमेंट को मैंने टैक्स नहीं भरा,
गवर्नमेंट को मैंने टैक्स नहीं भरा, तो अब ये पैसा जो मेरे पास आया था वो वाइट ही था, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा तो क्या हो गया, ब्लैक मनी हो गया। तो पहला तरीका ब्लैक मनी बनाने का कि लीगली कमाओ पर पैसा पे मत करो गवर्नमेंट को टैक्स का। दूसरा पैसा है इलीगल एक्टिविटी। मैं पढ़ाने आऊं और मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने आऊं और आपको मैं गांजा सप्लाई करूं, तो गांजा सप्लाई करना क्या है? गांजा सप्लाई करना इलीगल एक्टिविटी है। गांजा सप्लाई करूंगा तो पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन गांजा सप्लाई करने के बाद पैसे आए और मैं गवर्नमेंट को देने जाऊं कि गवर्नमेंट ये तुम्हारा टैक्स का पैसा तुम रख लो। गवर्नमेंट पूछा पैसा आया किधर से? अरे कुछ नहीं, बच्चों को गांजा बेचा है जी। तो गवर्नमेंट पकड़ के जेल में डाल देगी। क्यों? इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया है। इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाकर टैक्स में पैसा तो भर भी नहीं सकते हैं, टैक्स में पैसा दे भी नहीं सकते हैं। तो लीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया, टैक्स नहीं पे किया तो ब्लैक मनी, और इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया तो टैक्स भर तो सकते नहीं, इलीगल गला पकड़ लेगी गवर्नमेंट, जेल में डाल देगी मेरे को। तुम लोग चाहते हो कि मैं जेल में जाऊं? नहीं ना। तो मतलब इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया तो भी ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी, इन दोनों तरीकों से ब्लैक मनी बन सकता है। लेकिन क्योंकि मैं मैजिशियन हूं, मैं जादूगर हूं, मैं अपने इस ब्लैक मनी को, लेट से मेरे पास 10 लाख रुपए कम हो गए क्या, चलो 10 करोड़ रुपए, आई हैव 10 करोड़, 1 करोड़ हटा देता हूं, 10 करोड़, इस बार 10 करोड़ से समझाऊंगा। 10 करोड़ रुपीस मेरे पास काला मनी है। 9 करोड़ रुपए मैंने गांजा बेच के कमाए हैं और 1 करोड़ रुपए मैंने टीचिंग करके कमाए हैं पर टैक्स नहीं भरा। तो मेरे पास टोटल कितने ब्लैक मनी है? 10 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी को जादू करके व्हाइट करके दिखाता हूं। तो मैं गया 10 करोड़ रुपए अपने सूटकेस में भर के, मैं एक प्लेस पे गया, उस प्लेस का नाम था हवाला। हवाला क्या है? हवाला एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं। हर एक कंट्री में हवाला का एक, जैसे मेरी मान लो एक कंपनी होप तुषांत कंपनी, ये कंपनी अगर पूरे विश्व में हर जगह होती तो मेरे कंपनी के सारे बंदे हर जगह होते एम्प्लॉय। तो मेरी कंपनी के अगर ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली होती तो मैं कितना इंटरकनेक्टेड। मान लीजिए किसी को एडमिशन देना है यूएसए में, तो उसके माँ बाप मुझे यहां पैसा पे करेंगे तो मैं उसको यूएसए में एडमिशन दे दूंगा सर, पैसे तो मेरे पास आए ना। अब समझिएगा हवाला में पैसा कैसे जाता है। अच्छा एक बात हो सर, आपके पास 10 करोड़ है तो आप सर बैंक में डाल दो ना। अरे बैंक में डालेगा तो गवर्नमेंट गला नहीं पकड़ लेगा रे मेरा बाबा, गवर्नमेंट कहेगा 10 करोड़ रुपए तुम्हारी जेब में किधर से आया। तो मैं यार ये पैसा गवर्नमेंट को थोड़ी बता सकता हूं बैंक में डाल के। जब भी मैं किसी फाइनेंशियल चैनल में ये पैसा डालूंगा ब्लैक मनी, तो मेरा गला दबोच लेंगे वो लोग कि पैसा कहां से तुम्हारे पास, बैंक में कैसे? मुझे उसका इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा ना। और मैं क्या उनको बोलूंगा गांजा बेच के लाया पैसा, तो पकड़ लेंगे गला। और नहीं पकड़े, अगर मैं बोला लीगल एक्टिविटीज लाया तो क्या टैक्स क्यों नहीं पे किया? इन बोथ वेज, आई एम गॉन। मतलब मैं आपको बैंक में पैसा रखूं तो रख नहीं सकता, तो भाई मैं क्या करूं? अब समझिए इस बात को, पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ बातें ट्रांसफर होंगी। मेरा एक दोस्त कौशलेंद्र, जिसकी नई नई शादी हुई है बाय द वे, वो अभी अमेरिका गया है हनीमून मनाने, लेट से मजाक के तौर पर आप समझो बस। हनीमून, मेरा शहद चांद है, ये अपना शहद चांद करने गया है यूएसए। अभी ये यूएसए में है। तो मैंने कौशल को बोला कि हेलो कौशल, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ। कह रहा क्यों भाई, क्यों भेज रहा है? मैंने कहा आगे की बात है, आगे बताऊंगा, तुझे क्यों से क्या मतलब है, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ। कह रहा भेज दे, मेरे हनीमून में काम आएंगे। मैंने कहा तेरे हनीमून के लिए नहीं भेज रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए का कोई हनीमून होता है? मैंने कहा जिस काम के लिए भेज रहा हूँ बताऊंगा। कह रहा कैसे आएंगे? मैंने कहा अभी 1 मिनट में बताता हूँ। मैं गया हवाला डीलर्स के पास, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, मेरा 10 करोड़ रुपए मुझे अपने एक अमेरिकन फ्रेंड सर, अमेरिका में जो फ्रेंड है उसके पास भिजवाने हैं। तो हवाला डीलर बोला कि हाँ भैया भिजवा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे लिए, हमारे रोज का काम है। मैंने कहा हाँ ठीक है भेज दो। कह रहा हमारा कट है भैया 1 करोड़ रुपए, यहां से भेजोगे 10, वहां पहुंचेगा 9। मैंने कहा ऐसा क्यों, इतना ज्यादा क्यों? कह रहा भैया ठीक है आप बैंक से भेज लो फिर। अरे बैंक से कैसे भेज सकते हैं, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी थोड़ी बैंक से भेज देंगे। तो बोला कि पीडी के भैया इतना लगेगा। मैंने कहा चलो भैया अच्छा है, 10 करोड़ रुपए में 1 करोड़ देने से 9 तो बच रहे हैं, चलो कोई नहीं, 9 सही। तो मैंने कहा कि हवाला भाई भेज दो।
हवाला भैया ने क्या किया, एक मेरा 500 रुपए का नोट निकाला और उसको फाड़ दिया। मैं नहीं फाड़ सकता हूं, है ना, 500 रुपए बर्बाद हो जाएंगे मेरे। तो उसने 500 रुपए का नोट फाड़ दिया और उसमें एक नंबर लिखा है, एक नंबर लिखा है, यस। वो क्या करेगा, इस नंबर को कहेगा ये नंबर जो है, ये नंबर अपने दोस्त को बता देना और अपने दोस्त से कहना ये नंबर बता दे अमेरिका में जो हवाला डीलर है उसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे फाड़ा, एक नंबर अपने पास रखा, एक नंबर मुझे दे दिया। दो जगह नंबर लिखे होते दोनों साइड पे। तो ठीक है भाई, मेरे पास एक नंबर आ गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि मैंने दोस्त को बोला कि ये नंबर है XYZ एक्सेट्रा, ये नंबर है, इसको जाकर अपने इस हवाला डीलर को बता देना, वो पैसा दे देगा। तो मेरा दोस्त गया, कह रहा है यार हनीमून में मेरे पास एक ही काम है क्या? मैंने कहा एक ही काम है, यही काम करना तुझे। तू जा और मेरे पैसे लेके आ। हवाला डीलर के पास गया, उसने एक मैसेज दिया कि भाई ये नंबर है, कोड बताया। इस हवाला डीलर ने कुछ नहीं, चुपचाप 9 करोड़ रुपए निकाले और कौशलिन को दे दिया। तो सर इन्होंने पैसा इतनी जल्दी यहां से यहां भेज दिया क्या? नहीं यार, पैसा कुछ नहीं गया। इनके पास अकाउंट होते हैं, इन्होंने लिखा हुआ होगा कि हाँ भैया इंडिया से इतना पैसा आया है, तो इनको भी तो यहां से यहां भेजना होगा। तो ये आपस में सेटल कर लेते हैं, आपस में सेटल कर लेते हैं और मुनाफा खाते रहते हैं, आपस में सेटल कर लेते हैं और मुनाफा खाते रहते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गैंग है भाई द वे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गैंग है। यस। तो ठीक है भाई, 9 करोड़ रुपए मिल गया बिना किसी मनी के मूवमेंट के, मेरा 9 करोड़ रुपए पहुंच गया। अच्छा 9 करोड़ रुपए पहुंच गया, अरे डॉलर में चेंज करवाया होगा, जाहिर सी बात है, कौशलन इतना बेवकूफ थोड़ी है, डॉलर में चेंज करवाया इसने। फिर मेरे को फोन किया कि हाँ भाई पैसे आ गए, थोड़े बहुत मैं ले लूं क्या? मैंने कहा ले भी मत लेना गलती से मेरे पैसे। तो कह रहा क्या करना है, क्या है फिर बताओ ना क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कि एक काम करो, वहां पर एक मेरा दोस्त है जो एक फंड चलाता है जिसका नाम है हेज फंड। मैंने कहा कि, उसने कहा ये क्या फंड है? मैंने कहा हेज फंड जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें लोग अपना पैसा आगे डालते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिया में शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में डालते होंगे, ऐसे ही ये बहुत बड़ा आदमी है। इसको जाकर मेरे 9 करोड़ रुपए जितना डॉलर में कन्वर्ट हुआ उसको जाकर दो, उससे कहो तुषांत ने कहा है कि ये पैसा हेज फंड में डाल दे। तो उसने यही काम किया, उसने गया, ये पैसा इस आदमी को दिया, इसने हेज फंड में ये पैसा मेरा डाल दिया। ये बहुत बड़ा फंड है। फंड, ये फंड क्या करता है? ये फंड डिफरेंट कंट्रीज की, चाइना, जापान, इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, डिफरेंट कंट्रीज की स्टॉक मार्केट में ये लोग अपना पैसा शेयर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी हेज फंड भी एक तरह से म्यूचुअल फंड है, बट बहुत बड़ा फंड है। हेज मतलब होता है टू मिनिमाइज द रिस्क, हेज करना, आड़ लेना, मिनिमाइज द रिस्क। हेज फंड का मतलब मिनिमाइज कर रहे हैं रिस्क। कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं? आप एक कंट्री के शेयर मार्केट में डाल रहे हो, आप डिफरेंट कंट्री के शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, आपके पास अंधा पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है। तो इसने क्या किया, 9 करोड़ रुपए जो उसने डाले थे यहां पर डाले। बोला भाई डाल दिए हेज फंड में, आप क्या करना है? मैंने कहा एक काम कर, इंडिया के स्टॉक मार्केट में जा। गया, मैंने कहा मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है होप तुषांत कंपनी। कह रहा ओ मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझा? कह रहा कुछ नहीं भैया समझ गया, आपकी होप तुषांत कंपनी है, आपके शेयर्स बाय करने हैं और आपकी कंपनी को पैसा देना है। मैंने कहा वेरी गुड, यूर इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बढ़िया, वेल डन। कह रहा है कि यही काम है मेरा रोज का। मैंने कहा वेरी गुड। तो उसने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी बनाई होप तुषांत कंपनी, या मैंने कोई फर्जी कंपनी खोल दी, लेट्स से XYZ लिमिटेड कंपनी, फर्जी कंपनी है, मैंने खोल दिया, मैंने इसके शेयर्स इनको बेच दिए, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई 2 रुपए में नहीं लेता, उसको मैंने 9 करोड़ रुपए में बेचा उनको, और 9 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए बैंक अकाउंट में। एंड दैट्स अ लीगल मनी। I have converted my black money into white money by round tripping। इसको हम बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिपिंग। और ये मैंने अपने पैसे को जो धुला है, क्या धुला है मतलब, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बना दिया। तो मैंने मनी को लॉन्डर भी कर दिया, राउंड ट्रिपिंग भी समझा दिया, हवाला डीलर भी समझा दिया, और हेज फंड भी समझा दिया। एक तीर से 4 निशाने, हेज फंड, मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग, हवाला डीलर्स। आपको क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं पर कोई चीज समझने में?
और ये मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखाया है, कृपया इसको जीवन में अप्लाई ना करें। अंडरस्टूड। मजा आया कहानी में। कहानियों से बड़ी जल्दी दिमाग में घुसता है, एक बात तो है। सर, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन व्हाइल टीचिंग इज ऑन टॉप। थैंक यू निखिल। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू एक्टिंग आल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। याद रहूं मैं आपको, याद भूल 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 तो नहीं जाओगे मुझे? सर, आपकी जरूरत पड़ेगी आगे? अरे अविनाश, ऐसा मत कहो, मुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको क्या मेरी जरूरत पड़ेगी? अरे वैभव कांग्रेचुलेशन बोल रहा है। अरे वैभव, आए थोड़ी है 9 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल में आए हैं। वाकई में आए होते तो यार ऑफलाइन सेंटर होता अपना बड़ा सा, अपना पूरा बना दिया होता मैंने अभी तक। 9 करोड़ रुपए में जितना बन सकता उतना बना देता यार मैं। पैसे घर में रख के क्या करूंगा? जो कुछ बना दूंगा, कुछ अच्छा कर दूंगा, भगवान की कृपा हो जाए बस एक बार, मजा आ जाए। आप सब लोग एक दिन आईएएस बन जाओ बेटा जी, आप लोग आईएएस बन जाओ, आईएफएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, जो आप बनना चाहते हो एक बार बन जाओ। जिस दिन बन गए ना, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा तर हो जाएगी मेरी। हाँ बिल्कुल राम ज्योति, लिस्ट करवा देंगे कंपनी को। वैसे अनलिस्टेड कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी को लिस्ट भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ब्लैक से व्हाइट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ा, बिल्कुल। चलिए एक टॉपिक और पढ़ते हैं, राइट्स एंड इनवाइट्स। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। राइट इज रियल एस्टेट, और ये एकदम ही मतलब छोटा टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और ये इनवाइट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सर ने आज ब्लैक पहना है। अरे ब्लैक पहना है तो ब्लैक को व्हाइट कर तो रहे। चलो चलो, राइट्स एंड इनवाइट्स हेडिंग डालिए। नो सर, इन राउंड ट्रिपिंग कंपनी का लिस्ट होना जरूरी है क्या? शेख, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई तरीके, मैं तो एक तरीका समझा रहा था, कई तरीके हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के, ये तो एक सिर्फ तरीका है, एक ही तरीका थोड़ी इस दुनिया में। हाँ रामज्योति, सेबी विल चेक एवरीथिंग। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? होप तुशांत कंपनी अगर है, एजुकेशनल कंपनी है, मैंने कुछ गलत किया क्या? वो सारा डेटा तो मैं दिखा ही रहा हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है सेबी को? सेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, राइट्स एंड राइट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अच्छा, आपको अगर पैसा रेज करना है, तो अगर कंपनी को रेज करना है, रेज कर सकती है बिल्कुल। ट्रस्ट को रेज करना है, तो कई लोग अपने आप को एज अ ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं, कई लोग अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, आप अपने आप को कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, कर सकते हो। आप अपने आप को एज अ ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हो, कर सकते हो। कंपनी अगर रजिस्टर्ड है और आपको पैसा रेज करना है, तो आपको क्या इशू करने पड़ते हैं? बॉन्ड इशू करने पड़ते हैं। लेकिन आप अगर आप एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, तो आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जैसे एक म्यूचुअल फंड यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो अगर कोई मुझे 1000 रुपीज देगा, तो मैं उसे 100 म्यूचुअल फंड यूनिट दूंगा। किसका? इस ट्रस्ट का। करेक्ट? तो ये ट्रस्ट क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड यूनिट्स इशू करते हैं। तो कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करते हैं। दो टाइप के ट्रस्ट हैं, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जब ये लोग म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करते हैं, उससे जो पैसा आता है, ये लोग रियल एस्टेट में लगाते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जब ये म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करते हैं और उससे जो पैसा आता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। इसलिए
इनको राइट्स बोलते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाने वाले, इनको इनवाइट्स बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने वाले। समझ में आया या नहीं आया? आया, बिल्कुल लिख लीजिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इशू म्यूचुअल फंड यूनिट्स फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, और उसके बाद रिटर्न्स में जो पैसा आएगा, तो जिसने म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज किए हैं उनको रिटर्न में पैसा मिलेगा। जैसे बॉन्ड वाले को इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसने परचेज किया है उसको म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिलेगा। रियल एस्टेट में लगाएंगे कौन? राइट्स। और इनवाइट्स वाले क्या करेंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। सेम बात है। लो देखो, सर एक डाउट है, जैसे बिग बिजनेसमैन अंबानी जैसे, इनके पास भी ब्लैक मनी होता है क्या? इस सवाल का जवाब जो है ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, और उन कंट्रोवर्सीज में मैं तो कभी पढ़ता नहीं तो आई डोंट नो सिंपली। और हमारे यूपीएससी में नहीं आएगा, तो जो यूपीएससी में नहीं आएगा उसका जवाब जान के क्या करोगे आप? कल आपकी एक और क्लास होगी 3 बजे। 11 से 14 आपकी कोई क्लास नहीं है। यस, तो कल 3 बजे और मिलेंगे। आज अच्छे से पढ़ लेते हैं, कल अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर छुट्टी है, फिर आप कंसोलिडेट कर लेना 4 दिन। ठीक है, ये डन है, ये डन है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। सर इनवाइट्स में नो इंफ्रा में इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न मिलता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर का बाद में रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो म्यूचुअल फंड जिसने परचेज किया उसको भी रिटर्न देंगे। रिटर्न भाई म्यूचुअल फंड यूनिट्स में परचेज क्यों करूंगा? मैंने परचेज किया ही ताकि मुझे मुनाफा मिले ना, और उनको पैसा मिला है, वो काम करेंगे, फिर उसका मुनाफा आएगा, मुझे भी मिलेगा वो मुनाफा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अंबानी साहब से मिलने जा रहा हूँ, उनसे ये पूछने कि आप ये काम करते हैं क्या चलो ETF, यूपीएससी में नहीं आएगा अगेन प्रियंका। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने ये पूरा ऑर्डर किया, फिर मैंने ये पूरा ऑर्डर किया, फिर मैंने ये पूरा ऑर्डर किया, फिर मैंने पिज्जा पूरा ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर 5-6 चीजें कर ली, और मेरा बिल आ गया 1000 रुपए, और मैं लेके गया था रेस्टोरेंट 100 रुपए। मैंने रेस्टोरेंट में सब कुछ दबा के ऑर्डर किया, और बिल आया 1000 रुपए का, था मेरे पास 100 रुपीज। तो फिर मैंने क्या किया? कुछ नहीं भैया, बर्तन धुले, और क्या कर सकते हैं, बर्तन ही धुलने पड़ते हैं इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप रेस्टोरेंट में इंडिविजुअल चीज खा सकते हैं, आप इंडिविजुअल चीज खा सकते हैं। आप शाही पनीर अलग से मंगा लो, पनीर पकौड़ा अलग से मंगा लो, आप राइस अलग से मंगा लो, आप लस्सी अलग से मंगा लो, आप मंगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, अगर इंडिविजुअल मंगाएंगे तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी ज्यादा आती है, और आप मल्टीपल चीज ट्राई नहीं कर पाते हो। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं थाली मंगाता हूं। थाली में क्या होगा, क्वांटिटी कम होगी पर मल्टीपल चीजें होंगी, और थाली का प्राइस भी कम होगा, थाली का प्राइस भी कम होगा। तो थाली एक ऐसी चीज है कि मुझे मल्टीपल वैरायटी मिल जाएगी, क्वांटिटी कम में मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस भी तो कम होगा। और क्योंकि मेरे पास 100 रुपए थे, 1000 रुपए नहीं थे, तो फॉर मी थाली इज बेटर देन वॉशिंग यूटेंसिल्स इन दी रेस्टोरेंट। तो मतलब ये मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, मैं चाहूं तो इंडिविजुअल शेयर्स परचेज कर सकता हूं, गेल, सेल, भेल, होप तुशांत कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, मल्टीपल कंपनीज के मैं शेयर्स परचेज करूंगा। अगर एक एक परचेज भी करूं तो मेरा हो सकता है एक एक परचेज करने के बाद 1000 रुपए का बिल आ जाए, लेकिन मेरे पास तो 100 रुपए हैं। तो मैं उन कंपनियों के अगर एक एक शेयर्स भी परचेज करने के लायक नहीं हूं, तो मैं फिर भी उनकी एक थाली बना सकता हूं। कैसी थाली? कि ठीक है भाई, गेल का मुझे पूरा एक शेयर नहीं चाहिए, मात्र 0.1% शेयर चाहिए,
मतलब पूरा एक शेयर नहीं चाहिए, एक शेयर का भी 1/10 मुझे चाहिए। ऐसे ही कुछ और का 0.2, किसी और का 0.3, किसी और का 0.4, किसी और का 0.2, किसी और का 0.6, ऐसे करके मुझे मल्टीपल कंपनीज के शेयर चाहिए और एक एक शेयर नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े शेयर चाहिए, 0.1, 0.2, 0.3। वैसे ऐसे मिलता नहीं, अगर मुझे थाली नहीं मिलती तो ऐसे नहीं मिलता, पर क्योंकि थाली है तो मुझे ये सब चीजें मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स मैं परचेज कर लूंगा अंडर 100 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, गेल का शेयर प्राइस है 100 रुपए का, भेल का 150 रुपीज का है, सेल का 200 रुपीज का है, आईओसी का है 400 का, बीपीसीएल का है 1000 रुपीज का। अब ऐसे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 7 1 850, 1850 रुपए के शेयर परचेज करने पड़ेंगे अगर मुझे इन कंपनी के एक एक शेयर भी परचेज करने तो। लेकिन अगर मैं ईटीएफ परचेज कर लूं, ईटीएफ इज नॉट, इट इज जस्ट लाइक थाली, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंपनीज। तो लेट्स से मुझे 1% पूरा एक शेयर नहीं चाहिए, एक शेयर का भी 2% चाहिए। तो 100 रुपीज का अगर एक शेयर है उसका 2% 2 रुपए का आएगा, 150 रुपए का 4% 6, 1%, 1%, 0.1%, ऐसे करके ईटीएफ में इन सभी कंपनियों के शेयर्स मैंने परचेज कर लिए। गेल का मैंने एक शेयर का 2%, एक शेयर का 4% भेल का, एक शेयर का 1% सेल का, ऐसे आईओसी का, ऐसे बीपीसीएल का 0.1%। मैंने सबके शेयर्स परचेज कर लिए, पूरे के पूरे शेयर्स परचेज भी नहीं करने पड़े और मुझे मात्र 15 रुपए में इन सब कंपनियों का मैं ओनर भी बन गया। इसको हम बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहां पर एक ईटीएफ की यूनिट किसके बराबर है, 15 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं 15 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो इन सभी कंपनियों में एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, इन सभी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता हूं। इससे क्या होगा, इससे आपका रिस्क हमेशा कम होगा। रिस्क कम होगा। सर रिस्क कैसे कम होगा, भाई अगर एक कंपनी नहीं चल रही गेल तो कोई सेल चल रही होगी, बीपीसीएल नहीं चलेगी तो आईओसी चलेगी, कोई ना कोई तो चल रही होगी, कोई ना कोई तो चल रही होगी। उसकी वजह से अगर मैं किसी एक का शेयर परचेज करता पूरा, सोचो भेल नहीं चलता तो 150 का शेयर का प्राइस आ जाता 75, तो मेरे 75 रुपीज लॉस हो जाते। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और लॉस भी ज्यादा हो रहा है। इससे अच्छा क्या होगा, टू बी ऑन सेफर साइड, रिस्क कम हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक तो मुझे प्राइस कम पे करना पड़ेगा मल्टीपल कंपनीज का ओनर बनने के लिए, पहला फायदा ये है। दूसरा, मुझे रिस्क भी कम लगेगा क्योंकि अगर एक कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंपनीज मैंने बाय की हैं, उसकी वजह से एक कंपनी नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरी चल रही होगी तो मैं आराम से मेरा लॉस जो होगा वो मिनिमाइज कर सकता हूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूं। अंडरस्टूड? दीज आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ्स कहते हैं। यस, ईटीएफ्स आर मोर सेफर देन द शेयर्स, क्योंकि आप किसी एक कंपनी का एक शेयर लोगे, ईटीएफ्स मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इन 2017-18 गवर्नमेंट वांटेड टू डिसइन्वेस्ट, याद है डिसइन्वेस्ट 22 कंपनीज इंक्लूडिंग सीपीएससी, पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट अपनी 22 कंपनीज के शेयर्स को बेचना चाह रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अपने पास रखना चाह रही थी, पर कुछ शेयर्स को बेचना चाह रही थी। तो गवर्नमेंट एक एक करके अपनी पूरी कंपनी के शेयर्स बेचती। इससे अच्छा गवर्नमेंट ने क्या किया, 2017-18 में गवर्नमेंट ने भारत 22 नाम का एक ईटीएफ बना दिया। जो एक ईटीएफ परचेज करेगा वो 22 कंपनी में शेयर होल्डिंग मिल जाएगी उसको, 22 कंपनी में शेयर होल्डिंग मिल जाएगी उसको। तो दैट इज कॉल्ड भारत 22। म्यूचुअल फंड्स, राइट्स एंड इनवाइट्स आर ट्रस्ट एंड दे इशू म्यूचुअल फंड्स अक्षय, ठीक है। ETFs आर अ कॉम्बिनेशन, ETFs आर नॉट म्यूचुअल फंड, नहीं ETFs म्यूचुअल फंड नहीं है, तो फिर हम म्यूचुअल फंड ही पढ़ लेते, ETF क्यों पढ़ते। ETF is a combination of multiple company shares to minimize the risk and to simultaneously becomes the owner of multiple companies at a lower price. That's called ETF. Yes. Understood? Exchange traded fund understood है पूरा, बोले भाई, ये लिखा आपने, डन। लास्ट टॉपिक ऑफ कैपिटल मार्केट, उसके बाद कुछ अपडेट्स है वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ कैपिटल मार्केट इज वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टमेंट। ये आपको लिखना नहीं है,
ये आपको लिखना नहीं है, आपकी पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, आपको बस समझना है, आपको बस समझना है, ठीक है? यस। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिए, मैं पर्सन एक्स हूं और मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे होप तुशांत गुरुकुल स्टाइल ऑफ टीचिंग में कैसे बनाना है, उसको कैसे करना है। तो मेरे पास बिजनेस प्लान बड़ा अच्छा है, पर पैसे नहीं है पर पैसे नहीं है। और एक जगह पर एक आदमी है, कोटक महिंद्रा, उनके पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, पर मे भी बहुत ढेर सारे आइडियाज ना हो। तो क्योंकि मेरे पास आइडिया है, पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, आइडिया नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। तो क्या होगा, कोटक साहब ने क्या किया है, एक 100 करोड़ रुपीस का फंड, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, कोटक साहब ने उनके अपने खूब ढेर सारे पैसों से उनका एक मन कर रहा है कि चलो मैं काम करता हूं, अपने 100 करोड़ रुपए अलग कर देता हूं, कोटक फंड बना देता हूं, और उसका एक ही पर्पस होगा कि मैं नए बिजनेसेस में वो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, नए बिजनेसेस में वो पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो कोटक साहब ने अपनी हॉबी के तौर पर 100 करोड़ रुपीस अलग करके रख दिए कि मैं नए बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। और इसके लिए कोटक साहब ने, ये कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को रिक्रूट कर रखा है। तो उन्होंने आईआईटी, आईआईएम से कुछ 10-15 लोगों को रिक्रूट किया, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स बोलते हैं इनको, इनको रिक्रूट किया कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप बताओ कहां पर ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इसका रिटर्न बढ़िया आए। तो इन लोगों के पास क्या है, अब ये अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अच्छा आइडिया ढूंढ के लाए। मेरे पास अच्छा आइडिया था, मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया, आप मेरा आइडिया सुनो। इन्होंने आइडिया सुना, इनको भी अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपको हम पैसे दे देंगे, नो प्रॉब्लम, पर आपको पैसे दे रहे हैं तो आपकी कंपनी में ओनरशिप चाहिए होगी। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैंने इनसे पैसा मांगा, इन्होंने मुझसे ओनरशिप मांगी, फेयर डील। मैंने इनसे 20 करोड़ रुपए लिए और मैंने इनको अपनी कंपनी में 40% की ओनरशिप दे दी, और मैंने अपना बिजनेस ओपन किया और बिजनेस मेरा चल गया। तो बात बन गई। इससे क्या हुआ, देश में एक बिजनेस और चल रहा है जो मेरा है। अगर ये 20 करोड़ रुपए कभी मेरे पास आए ना होते तो बिजनेस चलता नहीं। और देखिए, 20 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 40% की ओनरशिप, 40% की ओनरशिप उनको दिया है, तो इनको भी तो फायदा हो रहा है, इनको भी फायदा हो रहा है। ऐसे फंड्स को, ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट, या वेंचर कैपिटल बोलते हैं, या वेंचर कैपिटल बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल आदमी होता है, इंडिविजुअल आदमी होता है जो पैसा देने के लिए तैयार है, और ये पैसा आपके इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस पे दे सकता है। पर वेंचर कैपिटल, ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये ज्यादा बड़े लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। दे इन्वेस्ट यूजुअली इन द स्टेब्लिश्ड बिजनेस, जो थोड़ा बहुत बन गया हो बिजनेस, रेवेन्यू स्ट्रीम आने लगी हो, पैसा पता चल रहा है कहां से आ रहा है, कुछ सामान आपने बेच के देखा हो, ऐसे लोगों के ऊपर कौन पैसा देता है, वेंचर कैपिटल पैसा देते हैं। लेकिन अगर इनिशियल बिजनेस है, उसको कौन पैसा देता है, एंजल इन्वेस्टर्स। ये एंजल इसीलिए कह जाते हैं क्योंकि इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस में भी पैसा देने के लिए तैयार है। रिस्क का लेवल, वेंचर कैपिटल क्योंकि ज्यादा लोग हैं, बहुत सोचते हैं, स्टैब्लिश बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इनका रिस्क लेस होता है। पर क्योंकि ये नए नए बिजनेस पे लगा रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स, इनका रिस्क हाई होता है। इन्वेस्टमेंट का साइज, ये ज्यादा लोग हैं वेंचर कैपिटल तो अमाउंट ऑफ फंड ज्यादा देते हैं, पर एंजल इन्वेस्टर अकेला आदमी है इसलिए लिमिटेड पैसा देता है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये इक्विटी या डेट के रूप में, डेट वो भी कन्वर्टेबल डेट, कि भाई आपकी कंपनी में ओनरशिप चाहिए या तो कन्वर्टेबल डेट, इतना लोन दे रहे हैं बाद में इक्विटी दे देना, ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली वो इक्विटी मांग सकते हैं, या कहेंगे कि ठीक है जब बिजनेस चलने लगे तब मुझे फ्यूचर में इक्विटी ऑफर कर देना। और टाइम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड सेल्स पिच। तो अगर आपको ये बात समझनी है कि एंजल इन्वेस्टर से अगर पैसा मांगो तो कितना टाइम लेगा, तो वो अकेला आदमी हो, जल्दी आपके डिसीजन मेकिंग करेगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही आपको बता देगा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन जो वेंचर कैपिटल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो यूजुअली दे टेक लॉन्गर टाइम टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिंस दे हैव टू एड्रेस, माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत सही कर लीजिएगा, दे हैव टू एड्रेस सेवरल स्टेक होल्डर्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट, with different interests. So this is the difference between venture capital and angel investors. Conclusion of capital market. A well-functioning financial market catalyzes the process of economic development. It is
It is therefore essential that the such markets operate in free, fair, and competitive and transparent manner. Deepening the financial market helps mobilize the saving of the poor households into the productive channels of the economy. ये अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और ये मैं पहले लिख भी चुका हूं. Just give me a second. एक सेकंड दीजिए. यस, अंडरस्टूड. ये भी दिया हुआ है. ठीक है. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अदरवाइज दिस क्लास इज डन. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया. कई स्टोरीज से आपको कॉन्सेप्ट समझाए. आई होप कॉन्सेप्ट अब आपको याद रहेंगे. यस. वेज एंड मीन्स में एडवांस में क्या डाउट है? बताओ अक्षय, प्लीज बताओ. प्लीज बताइए क्या डाउट है. किसी को कोई और डाउट? डन है तो मिलते हैं कल 3 बजे इसी टाइम पर. यस. तो आज के लिए इतना ही. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू. नमस्ते. जय. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. हाँ अक्षय बोलो, डाउट्स बोलो. तुम्हारा डाउट रह गया, बोलो बोलो. तुम्हारे डाउट का इंतजार कर रहा हूं मैं. ओवरड्राफ्ट होने के बाद सर, ओवरड्राफ्ट होने के बाद क्या बताऊं उसमें? ओवरड्राफ्ट होने के बाद क्या बताऊं? अगर ओवरड्राफ्ट यानी अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा बोरो करोगे आरबीआई से, मतलब ओवरड्राफ्ट में बाय कर रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो रेपो रेट प्लस 2% देना पड़ेगा. रेपो रेट प्लस 2% देना पड़ेगा. यस, दैट्स इट. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. ओवरड्राफ्ट होने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा. पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूं. तो जो भी वेज एंड मींस एडवांस में पैसा होता है वो फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता. सीएपीएफ के लिए कोई कोर्स नहीं है आदित्य हमारे पास. यूपीएससी का ही कोर्स है. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कोर्सेस हैं बस.